देखो मेरी बात सुनो, बात ना करो। ये विजन आई इसकी 365 वाली मैगजीन है। कल मैंने तुम समझाया था, ये इसमें अप्रैल अप्रैल से लेकर ना तुम अक्टूबर तक का करंट अफेयर दिखा देगा। उसके बाद नवंबर, ठीक, एक तो नवंबर होगा, एक दिसंबर होगा मेरे पास, एक होगा मेरे पास जनवरी, और एक होगा मेरे पास फरवरी। अभी तक फरवरी मार्च चल रहा है ना, ठीक। इन 4 महीने करंट अफेयर भी मैंने ऐड कर लिया अपनी तरफ से, अलग से मैगजीन से निकाल लिया। कि आज हम जो पढ़ने वाले, क्योंकि हम बेसिक को और जो बेसिक और करंट अफेयर दोनों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे। जो चर्चा आई हुई चर्चा, क्योंकि उस तरह से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा, उसके बैकग्राउंड में जाएगा क्वेश्चन पूछा। तो आज हम बैंकिंग को डिस्कस करने वाले हैं और बैंकिंग की धज्जियां पूरी उधेड़ देंगे तमीज से। 1.5-2 घंटे तक तमीज से हम बैंकिंग को उधेड़ेंगे। एक क्लास छोड़ लेंगे फिर बैंकिंग की, क्योंकि वह इसमें आ जाएगी। इसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अब तक यहाँ का अपडेट हुआ बैंक को लेकर, समझ नहीं पाते। और तुमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, ठीक। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया, और तो पढ़ाया तो सवाल तो तुमसे रहेंगे। मैं तो वहाँ न्यूज़ दिखाऊंगा तुम्हें, या न्यूज़ ये मैटर हुआ। अब बताओ सवाल कहाँ से पूछा हुआ। जो सवाल पूछा हुआ बेसिकली उस पर जाएंगे। बैंकिंग से कभी कभी 5 सवाल पूछे हुए, कभी बैंकिंग से 5, कभी 8 सवाल पूछे हुए। ये पीटी 365 पर, पीटी 365 विजन आईएएस का, ठीक। विजन आईएएस का हर साल निकाल रहे हो, और 2 भागों को तोड़ कर निकाल लगा। अभी दूसरे वाला पार्ट आया थी, अभी दूसरे वाला पार्ट जब आगा एक महीने के बाद आ जा, ठीक। दूसरे वाला पार्ट निकाल लगा, उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मैंने मंथली वाइज मैगजीन से निकाल लिया वो वाला पार्ट। समझ में आई बात है? तो क्या क्या अपडेट हुआ पूरा समझना। पेपर में ये नहीं आता जिसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं आता, समझ ना। सब तसल्ली के लिए पढ़ो, इसे बेस बना ले। अच्छा ये न्यूज चर्चा होती, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड ही में जानना। समझ बात है? ठीक। जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं ना यहाँ, पूरा का पूरा, इसे तुम लिख भी सकते हो, समझा भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो, याद भी रहेगा। बता भी सकते हो, याद भी रहेगा। अब बेसिक तो एडवांस जाएंगे हम। न्यूज चर्चाओं में क्यों थी, कहना क्या चाह रहा, क्या चीज हो है, पूरा 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 कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आई बात है? तो हम अपने न्यूज दिखा दो मैं तुम्हें, न्यूज क्या है, चर्चाओं में कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं देख लो। ये मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे आज हम। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, ये पूरा सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी बेसिक भी पढ़ेंगे, इसका सारा का सारा बेसिक दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। इसे पढ़ेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो, कब बनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी 2016 के बाद बननी स्टार्ट हुई, उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर बनी थी। सही बात है। इसमें हुआ क्या, 6 बंदे बैठे, वे तय कर कि देश के अंदर महंगाई को कैसे कंट्रोल करा जाएगा, महंगाई को कैसे कंट्रोल करा जाएगा, इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाएगा, कैसे इन्फ्लेशन 2 से लेकर 4% प्लस माइनस 2 रहेगा, 2 के लेकर 6 के बीच में रहेगी इन्फ्लेशन, महंगाई का जो रेट होगा वो आंकड़े तय करे जाएंगे। हर 6 महीने बाद इस मौद्रिक नीति की समीक्षा हो, हर 6 महीने के बाद, ठीक है। 6 महीने बाद फिर रिपोर्ट जारी करेगा। ये मौद्रिक नीति की इसे जानते हैं। इस बार भी यही हुआ। ये न्यूज इसलिए चर्चा में आई कि इस बार मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई। 6 महीने बाद समीक्षा हो ना, समीक्षा का मतलब क्या हो, रिव्यू चेक करा जाए, उसका देखना जा इसके अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है, कुछ बदलाव करने नहीं करने, ताकि अर्थव्यवस्था बुरा प्रभाव न पड़े, ठीक। अब दो सारा बेसिक समझेंगे, मेट टू जेड सारा सुनूंगा मैं क्या क्या बताया, क्योंकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक साथ। फिर उसके बाद हम समझेंगे रेपो रेट क्या हो, इसमें सारे रेट समझेंगे। जब रेपो रेट समझेंगे, सारे रेट समझेंगे, सीआरआरबी, एसएलआरबी, एलएएफ, सब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सब समझेंगे ए टू जेड भी। उसके बाद पीएसएल में क्या बदलाव हुआ, पेपर में सवाल कैसे पूछा होगा, मुझे इस न्यूज तो मतलब नहीं है। जो मेरे पेपर में सवाल लेने वाला हो, ये क्या है, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, ये क्या होता हो। फिर हमने लाइबोर को क्यों छोड़ दिया, लाइबोर अंदर इंटरबैंक रेट था, वो हमने क्यों छोड़ दिया, ये कौन सा रेट आया भाई। आरबीआई का अधिशेष अंतरण, जो क्या है, आरबीआई के पास फालतू पैसा चला होगा, जब फालतू पैसा चलाएगा फिर वो कहाँ ट्रांसफर करेगा, कौन से आरबीआई के पास पैसा फालतू होगा, सब कुछ मैनेज करने के बाद आरबीआई के पास पैसा बच गया, तो कहाँ रखा आरबीआई पैसा हो। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, वेज मीन एंड एनालिसिस, इसका मतलब राज्यों को पैसा बांटा जा रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, 1997 से पहले हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था थी, पता कौन सी व्यवस्था थी, 97 से पहले जब भी सरकार को पैसे चाहिए होती, आरबीआई नोट छापता था, देता, एक नई व्यवस्था जन्म होता है, घाटे की भी व्यवस्था कहती है। 97 में बंद कर दिया हमने, फिर से लेकर आए थे आर्थोपाई अग्रिम योजना। सही बात है, वेज मीन एंड एडवांसेस इसी बोलते हैं, सब समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। चीजों को हमेशा समझना हो आसान भाषा में, ग्रासरूट लेवल पर जाकर, जहां तुम जुड़े हुए। समझ बात है। अगर मैं तुम्हें एक तुम्हारे गांव का एग्जांपल दूं तो जल्दी समझ में आएगा तुम्हें, वही मैं टेक्निकल तरीके से बताऊं, तुम्हें इंग्लिश में घुमा फिरा के बताना स्टार्ट कर दूं, लेट समझ में आएगा तुम्हें, आ जाएगा समझ में, लेट समझ में आएगा, इतना अच्छा नहीं समझ, कनेक्टिविटी महसूस नहीं कर पाएंगे तुम, क्योंकि तुम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हो। वही लैंग्वेज चाहिए तुम्हें, वही भाषा चाहिए तुम्हें, ठीक है, ताकि वही तुम्हारे उदाहरण सूट करते होंगे, वही तुम देखते हो आसपास। तो चीजों को आसान भाषा में समझा जा। आरबीआई के महत्वपूर्ण घटनाक्रम मनोरंजन अनुपात क्या हो, ये क्या हो, सूचकांक क्या हो, ये एकीकृत लोकपाल योजना क्या है, ये क्या, छोटी छोटी न्यूज होगी इसके अंदर। यहाँ तो सवाल पूछ सके यूनिवर्सल बैंक, इस बार कौन सा बैंक, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को समझेंगे। उसके बाद ये हमारे पास ये यूसीबी है, हमारे पास प्राथमिक शहरी बैंक कौन से हो। उसके बाद ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या हो,
ठीक है, ये हमारे पास न्यूज़ है। उसको मेन चीज समस्या कहाँ थी, ठीक है। ये इसके बाद हमारे पास ये समझेंगे भारत में सूक्ष्म वित्त वर्तु माइक्रो सेक्टर काम किस तरह 50 वर्ष पूरे हो चुके इसके। जो हमारे पास माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो किस तरह डोमिनेट कर रहा है। एनबीएफसी क्या हो, बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट वाले, ये समझेंगे पूरा सिस्टम क्या है। एनपीए समझेंगे, एनपीए क्या हो, एनपीए का पूरा सिस्टम समझेंगे आज, ठीक है। पूरी दास्तान उसकी एनपीए की। ये विलफुल डिफॉल्टर किसे कहूँ, विलफुल डिफॉल्टर, दिवाला शोधन संहिता 2016, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, हाउस होल्ड सेविंग्स सेट, ये हमारी न्यूज आज कवर होगी आज की क्लास में, ठीक है। सारा बैंकिंग से रिलेटेड है। और फिर 4 महीने का करंट अफेयर, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, यहाँ तक का आज तक का, जनवरी अब तक का कितना अपडेट आया, क्योंकि वहां से भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। एक क्लास हो जाएगी तो बैंकिंग की कितनी क्लास होगी, कुल मिलाकर 2 क्लास, ठीक। क्योंकि इसमें तो कुछ चीजें छोड़ दी भी ना, सारी चीजें पढ़नी थोड़ा ही ना। तो अब हम अपना वापस लौटते हैं, इसे हटाते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ पहले न्यूज क्या, वो नहीं पढ़ी, जो इसमें लिखा वो नहीं पढ़ाने का मैं, ठीक है। मैं उसके पीछे जाऊंगा बैकग्राउंड में, इसमें कुछ नहीं है। ये लिखा हुआ इस पर, ठीक है। इसे हटाऊंगा मैं, ठीक। इसके बाद बता कहाँ जाऊंगा मैं, अपना खुद का समझाने जाऊंगा। इसे छोड़ दियो, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल पूछेगा उसे छोड़ दो। इंग्लिश वाला इंग्लिश में खोल लेगा, पीडीएफ इंग्लिश में भी आया, नेट से डाउनलोड हो जाए, गूगल से डाउनलोड है, ठीक है। कैसे होगा देख लो, समझ लो क्या लिखा हुआ। ये हमारे पास पहला न्यूज, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की मौद्रिक नीति, ठीक है। तो मैं ध्यान से सुनना, बड़े प्यार के साथ सुनना, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ये हमारे पास आरबीआई है, क्या हमारे पास ये आरबीआई, प्रत्येक देश के पास उसका एक केंद्रीय बैंक हो, रिजर्व बैंक हो, सही बात है। तो बैंकों के लिए बैंक का काम करता, बैंकों का भी ध्यान रखता, भारत सरकार का भी ध्यान रखता, और आम जनता का भी ध्यान रखता, और स्वयं का भी ध्यान रखता। एक केंद्रीय बैंक हो, सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं, प्रत्येक देश के पास हो। जैसे चाइना के पास पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जिसे बोलते हैं, अमेरिका के पास फेडरल रिजर्व बैंक, समझ में आई बात है। हम आज के समय में ऐसे सिस्टम वहां का फंस चुके कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वे छोटा सा अपनी पॉलिसी में बदलाव कर देंगे, तुम सर से लेकर पैर तक प्रभावित हो जाओगे, सर से लेकर पैर तक प्रभावित हो जाओगे। भारत के लोग सारे सर से लेकर पैर तक प्रभावित हो जाएंगे, इतना तुम अमेरिकन सिस्टम में फंस चुके, बहुत बुरी जंजाल में तुम फंस चुके। समझ में आई बात, कैसे हम फंस चुके समझाऊंगा तुम। आरबीआई है तो इधर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पास, भारत सरकार जिसे बोलते हैं, ये भारत सरकार होगी। ये हमारे पास आरबीआई होगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी हमारे पास। जो आरबीआई हो ना, आरबीआई की एक मौद्रिक नीति समिति हो, और जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति हो, आरबीआई जिस पर काम करेगा, आरबीआई का एक ही मकसद होगा, लक्ष्य आरबीआई का टारगेट क्या होगा, आरबीआई का आरबीआई का टारगेट क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा आरबीआई का, जो आरबीआई होगा उसका लक्ष्य क्या होगा। आरबीआई का लक्ष्य हो महंगाई कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, महंगाई को नियंत्रित करना। ध्यान तो सुनना चाहिए तरीके से, महंगाई को नियंत्रित करने का पर काम करना, इन्फ्लेशन पर ध्यान देना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम होगा, महंगाई को नियंत्रित करने का काम होगा, ठीक। अब महंगाई कैसे बढ़ जा, ये भी समझ लो, महंगाई बढ़ती कैसे, जब डिमांड और एक तो हमारे पास मांग हो, एक हमारे पास डिमांड हो, ठीक। एक तो हमारे पास मांग हो और एक हमारे पास आपूर्ति, आपूर्ति आपूर्ति, एक हो मांग और आपूर्ति। जब मांग और आपूर्ति के बीच में गैप आ जाए तो बस समझ जाओ वहां महंगाई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। मांग और आपूर्ति के बीच में जब संतुलन नहीं होने का, डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड बहुत ऊपर चला जाएगा और आपूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाने की, एक तो हमारे पास, ये तो हमारे पास डिमांड होगा, ये हमारे पास सप्लाई होगा। डिमांड और सप्लाई का खेल है सारा का सारा। अगर डिमांड सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला गया, समझ नहीं बात है, तो समझ जाओ उस कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर, उस एरिया के अंदर सब महंगाई आ जाएगी। सही बात है। तो आरबीआई का काम हो इस महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करना। और आपूर्ति का मतलब क्या हो, लोगों के हाथ में पैसा हो जाएगा, आपूर्ति को तरलता भी कहती है, सही बात है। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा, बड़ी मात्रा में होगा, पता क्या होगा, पैसा होगा तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, समझ बात। आपूर्ति हम दूसरे शब्दों में प्रोडक्शन तो जोड़ते हैं, उत्पादन से, किससे जोड़ते हैं, पता लगा। आपूर्ति को उत्पादन मान लो तो उत्पादन मानूंगा, आपूर्ति को प्रोडक्शन मानेंगे, उत्पादन मानेंगे, चाहे उत्पादन को या प्रोडक्शन को। अगर आपूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाया जिस अनुपात में मांग बढ़ती चली जा रही, तो समझ जाओ उस देश के अंदर समस्या खड़ी हो जाएगी। और सारा काम इसी का, आरबीआई इसी चीज का ध्यान रखेगा कि लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं रहना चाहिए, इतना पैसा नहीं चाहिए कि डिमांड करनी स्टार्ट कर दे, डिमांड करनी स्टार्ट कर दे कि सबको हाथ उठा के 15 लाख रुपए बांट दो। मोदी जी जब आए थे क्या बोल रहे थे, जो कहते हैं हम ना सबको 15 लाख रुपए बांट देंगे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। भारत के लोग इतने बड़े करते, दवा को वोट मारा, धड़ धड़ धड़, कभी खाते हैं 15 लाख आएंगे,
वो तो एक जुमला था। बेसिकली अगर सबके हाथ में बांट दिए कि काम कौन करेगा, काम नहीं करने का तो कंपनी में नहीं काम कर देंगे, कोई कहीं भी नहीं जाने का, घर में बैठ जाएंगे बात बात रख, तो फिर देश चलेगा कैसे? उत्पादन नहीं बढ़ पाने का, आपूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाने की। अगर डिमांड बढ़ जाएगा, आपूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाने की, एक नई महंगाई जन्म लेगी जिसे मांग जनित महंगाई कहती है। इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित महंगाई। क्योंकि मांग तो बढ़ चुकी। मांग क्यों बढ़ चुकी? लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आ चुकी, तरलता आ चुकी, पैसा आ चुका। समझ बात है? फिर मांग मांग मांग, डिमांड डिमांड डिमांड, सबको तुम उठा के लाके 15-15 लाख बांट दिए तो क्या होगा? 15-15 लाख बांट दिए, हमारे जैसे को तो पता रहा, हम तो पढ़ने वाले छात्र, पढ़ाने वाले छात्र, पढ़ने वाले तो पढ़ाने वाले, सब पता रहा है उन्हें कि मोदी जी क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे। समझ एक बात है? हमें ये भी पता भारत सरकार अभी चुप क्यों है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कितना बड़ा, कितना भयंकर तरीके से डांटा भारत। अमेरिका, कनाडा का राष्ट्रपति, कनाडा का प्रधानमंत्री है, तुरंत मुंह पर जवाब दिया कि हमारे देश की बेइज्जती नहीं चलने की। जयशंकर चुप भी है अभी भी, कल परसों की बात बता रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री है, वे भी चुप अभी। मोदी जी एक शब्द नहीं निकलना इनके मुंह से, किसी पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अमेरिका ने बहुत बुरी तरह डांटा, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी हमारी। कारण पता क्या है? जानते हो पता क्या कारण? सारा खेल इकोनॉमी का, सारा खेल अर्थव्यवस्था का। हम अमेरिकन सिस्टम में ऐसे फंस चुके, चाह के भी नहीं निकल सकते उसका। कैसे काम करता अमेरिकन सिस्टम, अभी तुम आगे समझाऊंगा अमेरिकन सिस्टम कैसे काम करता। कितने बहुत बुरी तरीके से तुम्हें फंसा लिया उन्होंने, ऐसे जंजालों में फंसा के बैठे हुए तुम। तो डिमांड का खेल है सारा का सारा। अगर जिस देश के अंदर डिमांड बढ़ती होगी और सिर्फ सप्लाई नहीं बढ़ पाई तो तब भी महंगाई जन्म ले लेगी। सही बात है? या फिर ऐसा हो जा, आपूर्ति 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 बढ़ते चले जा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ता चला जा, लेकिन अगर डिमांड उस अनुपात में नहीं बढ़ पाया तो तब भी महंगाई जन्म ले लेगी। याद रहेगी बात है? देखो हमारे पास, हमारे यहाँ पता क्या हुआ, हमारे देश के अंदर एक ही चीज की कमी, आपूर्ति की। हमारे यहाँ डिमांड की कमी नहीं है। ऐसी चीज बता दो जो हमारे यहाँ किस चीज का डिमांड नहीं होता, हर चीज का डिमांड। सेकंड हैंड चीज भी बिका हमारे यहाँ से। सही बात है? तो हमारे यहाँ जिस नीति पर हम काम कर रहे हैं, तो हम ना इसी चीज पर काम करेंगे, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। भारत सरकार की नीतियां आपूर्ति के आसपास घूमती है, प्रोडक्शन के आसपास घूमती है। प्रोडक्शन ही नहीं है, बाहर से लेकर आना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों को हमें बाहर से लेकर आना पड़ रहा है। समझ आई बात है? तो सारी की सारी नीति हमारी इसी के पास घूमती होगी। तो हम आरबीआई एक ही चीज पर ध्यान रखेगा, डिमांड इतना ना बढ़ जा कि आपूर्ति को पीछे छोड़ दो। तो डिमांड और सप्लाई लगभग बराबर होना चाहिए। सही है? डिमांड और सप्लाई लगभग बराबर होना चाहिए। इतना डिमांड ना बढ़ जाए, इतना ना बढ़ जाए कि वो आपूर्ति को छोड़कर उनके बीच में काफी मात्रा में गैप आ जाए। और डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा। और पैसे को मैनेज करने का काम किसका हो? आरबीआई का। इसलिए आरबीआई किस पर कंट्रोल करता? महंगाई पर, इन्फ्लेशन का ध्यान रखता। सही बात है? डिमांड मतलब मांग आपूर्ति को छोड़कर इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि आपूर्ति गर्त में चली जाए, गहरे गड्ढे में चली जाए। समझ में आई बात? या क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा कम से कम आना चाहिए। तो आरबीआई अपने टूल्स इस्तेमाल करता, आरबीआई अपने कुछ उपकरण यूज करता। आरबीआई के पास दो तरीके महंगाई को नियंत्रित करने के, दो प्रकार के उपाय का इस्तेमाल करता। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, पूरी भारत की मार्केट 2000 का नोट तुम्हें दिखाई दे रहा है, कहाँ गायब होगा? मार्केट से आरबीआई की नीति के तहत गायब होगा। तुमको खुद भी नहीं पता लगने का। आरबीआई की नीति के तहत तुम्हारी सबके हाथ में 2000 का नोट छीन लिया, तुम पता भी नहीं चला। वही तो आरबीआई की नीति। जब एक्सिस मनी सप्लाई होगा, एक्सिस मनी सप्लाई कहते हैं पैसे की ज्यादा आपूर्ति बढ़ चुकी होगी, एक्सिस मनी सप्लाई, पैसा लोगों के हाथ में बड़ी मात्रा में पैसा होगा, तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और डिमांड करेंगे ना, तो लोग घर में बैठकर सेंसर की तरह टीवी और एलसीडी देखेंगे, फिर ये काम पर नहीं जाने के बिल्कुल भी। ठीक है? फिर कौन काम करने जाएगा? जब काम ही नहीं करने जानेंगे तो फिर क्या होगा? डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे, आपूर्ति से अनुपात बढ़नी पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़नी पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा देश को। समझ आई बात है? नुकसान हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो? तुम तो बचपन में जब छोटे छोटे हो ना सोचेंगे पैसे छापने की मशीन तो है ही, और क्यों ना सबको पैसे छाप कर सबको बांट दो, फिर किसी को काम करने की जरूरत पड़ जाएगी। बचपन में छोटे छोटे होने इस तरह के विचार हो, मेरे दिमाग में भी आया था इस तरह का विचार। सही बात है यार, मैं सोचता था ये यार 10 रुपए का नोट बन गया, ऐसी कोई मशीन बना दो सरकार, है नहीं, और सरकार ऐसी मशीन बना दो और सबको पैसे बांट दो 500 के नोट, किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक? क्योंकि हम बच्चे थे, हमारा दिमाग कुछ इस तरह पर काम कर रहा था। अब बड़े हो रहे तो समझ में आ रहा है, अच्छा डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई उस अनुपात में बढ़ नहीं पाएगा। समझ बात है? डिमांड और बढ़ जाएगा, सप्लाई उस अनुपात में बढ़ नहीं पाएगा, तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लोग डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे, फिर तो काम ही नहीं करने, काम करने नहीं जानेंगे बिल्कुल भी। तो ध्यान रखना पड़ता। आरबीआई इसी चीज के लिए बनाया गया, महंगाई पर कंट्रोल करना, नियंत्रित करने का काम आरबीआई का होगा। चीजों को अपनी मातृभाषा में समझने का प्रयास करो। जब तक किसी भी चीज को तुम अपनी मातृभाषा में समझ लेंगे ना, तब तक तुम उसका उत्तर ही नहीं निकाल सकते, चाहे कितना बड़ा सवाल हो। सही बात है? जितनी तुम सिलेबस पढ़ रहे हो सारा का सारा, ये पता क्या है? सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब प्रॉब्लम जहां भारत के अंदर वही तुम्हें समझ में नहीं आने की, तो फिर फायदा क्या है? कुछ भी पढ़ो जा, यही समझ में आएगा तुम। पता लगा क्या है? तो सारा खेल डिमांड और सप्लाई के बीच का, इसके बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए। भारत के पास कौन सी समस्या? भारत के पास हमेशा जो परमानेंट समस्या रही, प्रोडक्शन की रही, आपूर्ति की रही।
सही बात है, हमारे यहाँ आपूर्ति उस अनुपात में बढ़ रही, वाईजेस अनुपात में बढ़नी चाहिए थी। डिमांड की समस्या नहीं है हमारे पास ना। विकसित देशों की क्या समस्या, पश्चिमी देशों की, वेस्टर्न कंट्री की समस्या, उनके पास इतना प्रोडक्शन, उनके देश के अंदर उसकी खपत तो पूरी हो चुकी, फिर में बाहर मार्केट ढूंढ रहे। आज भी उनकी यही नीति। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रखा है, क्या कहा उसने, नुकारा मेरी वस्तु पर टैरिफ न लगा दिए, गैर प्रशुल्क बाधाएं जिसे बोलते हैं। सही बात है, टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की वस्तु भारत की मार्केट में बिकेगी, फ्री ट्रेड होना चाहिए पूरा का पूरा, मुक्त व्यापार, इसे मुक्त करो पूरा का पूरा। अमेरिका की वस्तु सब पर सेंसर लगाता चला जा रहा। कनाडा ने बताया तमीज मेरे तमीज में उसमें, भारत के प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री का जवाब तक नहीं निकला। विदेश मंत्री लंदन में खड़े होकर गुड मॉर्निंग का फोटो भेज रहे। गुड मॉर्निंग की फोटो भेजने का टाइम है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भेजने का टाइम नहीं है। ये काम कर रहे, बताओ बात समझ में आई क्या कहा, ठीक पता लग गया क्या कहा। तो मांग और आपूर्ति के बीच में मिसमैच तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसका काम करने का, महंगाई को नियंत्रित करने का। तो आरबीआई ने जिस नीति के तहत काम करता, तो छोटा मोटा काम तो है नहीं, बड़ा काम, बड़े काम के लिए नीति बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो आरबीआई जिस नीति में काम करता होगा, तो वहां 6 बंदे बैठते हैं, वे अपनी समीक्षा करते हैं, इसके ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वे 6 बंदों की एक नीति, उसमें 3 तो भारत सरकार के बंदे और 3 आरबीआई के बंदे। पहले 2016 तक पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, आरबीआई पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। अब भारत सरकार ने उसके अंदर हस्तक्षेप कर दिया, 2016 के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति है, उसके अंदर 6 बंदे बैठते हैं, और 6 के 6 बंदे, उसमें 3 भारत सरकार के, 3 आरबीआई के, तीनों 6 के 6 बंदे मिलकर तय करते हैं। कुछ भी आरबीआई के अंदर फैसला होगा कि महंगाई को कितना नियंत्रित करने का प्रयास करना, किस स्तर पर रहेगी। और ये कहते हैं महंगाई ना 2 से लेकर 4% के बीच में होनी चाहिए, +-2%, 4 +-2, यानी 2 से लेकर 6% के बीच। कुछ आसान भाषा में इस प्रकार ऐसा समझो, तो हटा दो, ठीक, 2 से लेकर किसके बीच में, 6% के बीच में, इसके यहाँ महंगाई होनी चाहिए। अगर 6% से महंगाई 3 महीने से अगर ज्यादा निकलेगी, 3 महीने से अगर ये समझ जाओ महंगाई ज्यादा निकलेगी, आरबीआई को लिखित में जवाब देना पड़ेगा। 2016 से पहले से है था नहीं, लिखित में जवाब देना पड़ेगा महंगाई की दर। अच्छा, ये महंगाई की दर क्या करे, कौन जारी करे, सीपीआई, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मंथली वाइज भी है वो, समझ की बात है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे पास ये एनएसएसओ निकालता, उसे एनएसएसओ संस्था सांख्यिकी मंत्रालय जिसे कहते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट है, वो निकालने का प्रयास करता। अब तो उसका नाम मोस्पी हो गया, MOSPI 2015 से, ठीक। इसे छोड़ो, तुम पहले बताओ आरबीआई के बारे में हल्का हल्का समझ में आया, आरबीआई किस पे काम करता। तो आरबीआई क्या बनाता, आरबीआई जो सारा काम जो कुछ भी करता, महंगाई घटाना बढ़ाना, तरलता, तरलता का मतलब लिक्विडिटी, हाथ में पैसा, तरलता मार्केट में बढ़ानी या घटानी, लोगों का तो पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब काम किसका होगा, आरबीआई का। और जिस नीति के तहत करता होगा वो काम, उस नीति का नाम क्या, नाम उसका, उस नीति का नाम है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई। ये तो हमारे पास आरबीआई हो गया। अब पहली तरफ में जिसे लेके जा रहा हूं उसका नाम है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी भारत की सरकार है, अच्छा, भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही काम है कि भारत सरकार जो काम करती है, वो काम करती है ग्रोथ थ्योरी पर। ग्रोथ थ्योरी का मतलब आर्थिक समृद्धि पर, ग्रोथ थ्योरी पर काम करती है। कौन सी थ्योरी पर, ग्रोथ थ्योरी पर। ग्रोथ थ्योरी मतलब ये ध्यान रखती है आर्थिक समृद्धि का, कि देश के अंदर ग्रोथ कितना हो रहा है, समझने की बात है, आर्थिक समृद्धि का ध्यान रखती है। अच्छा, आर्थिक समृद्धि का ध्यान रखती है, ठीक, इसका ध्यान रखती है क्योंकि ग्रोथ रेट तय करती है। देश के अंदर जीडीपी बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए, देश की आय बढ़नी चाहिए, इस पर ध्यान रखती है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं करती, ठीक। इतनी बात बताओ समझ आई। ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि का क्या मतलब, आर्थिक समृद्धि को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीडीपी ग्रोथ। भारत सरकार इस पर ध्यान रखती है। ये भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट पेपर में पर्सन आए, डायरेक्ट पेपर पर्सन। अच्छा, और ध्यान दो, तो आरबीआई जिस पर काम करती है सारा का सारा, भारत सरकार तय करती है कि पैसा कहां से आना चाहिए, कहां खर्चा होना चाहिए, कहां से पैसा आगा, कहां खर्चा होगा। इस पूरी के लिए सरकार एक नीति बनाती है। जो नीति बनाती है ना सरकार के पास राजकोष कहां था आगा, फिजिकल कहां था आगा, सरकार के पास पैसा आगा कहां था, रेवेन्यू कहां से आगा, राजस्व कहां से आगा, तो सरकार खर्चा कहां करेगी इस बार, ठीक। ये सब सारा लेखा जोखा जिस नीति के तहत होता, एक बहुत बड़ी चीज हो, नीति का मतलब है बहुत बड़ी चीज बना रहे हम, तय कर जिस नीति के तहत कर रहे, उसका नाम हो राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। क्या बोलते हैं सर, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इसे बोलते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई।
ठीक। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ, प्रॉब्लम समझ लो क्या है। प्रॉब्लम राजकोषीय नीति के अंदर। आरबीआई की मौद्रिक नीति में ना तो कभी पहले कोई प्रॉब्लम थी ना आज कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इसी के अंदर, राजकोषीय नीति के अंदर। भारत सरकार की खुद की कमाई इतनी नहीं है कि वह उसके खुद के खर्चे पूरे कर सके। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम। भारत सरकार की खुद की कमाई इतनी नहीं है उसके खर्चे पूरे कर सके। जब मैं टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां तुम्हें समझाऊंगा सरकार टैक्स से कितना पैसा कमा रही, जीएसटी से कितना पैसा कमा रही है, जीएसटी इनकम टैक्स से कितना पैसा कमा रहे। सरकार को जरूरत है अपने यहाँ रिफॉर्म करने की। जो मैंने तुम्हें कहा था मनमोहन सिंह 2010 में लेकर डायरेक्ट टैक्स कोड, वो जब तक लागू नहीं होने का देश के अंदर, जब तक देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो टैक्स से बचकर भागते हैं, जब तक तुम्हें टैक्स के दायरे में नहीं आने के, सरकार की कमाई खुद की नहीं बढ़ने की, तब तक सरकार आरबीआई को बार बार परेशान करती रहेगी। अब लड़ाई किस चीज की, लड़ाई इस चीज की, आरबीआई के पास ताकत हो बैंक दरों को कंट्रोल करने की। अगर बैंक दरों को बढ़ा दिया गया तो जो बैंक नहीं, जो बैंक है, जो जितने भी बैंक हमारे पास आसपास, तुम्हारे पास एसबीआई बैंक दिखाई दे रहा होगा, तुम पीएनबी बैंक दिखाई दे रहा होगा, जितने भी आसपास जो लोन देने वाले बैंक हैं, इन सब बैंकों में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। ये वाणिज्यिक बैंक लोन देने का काम करते हैं, बड़ी मात्रा में भारत के अंदर लोन बांटते हैं। लोन यानी ऋण बांटने का प्रयास करते हैं। जब ऋण बांटने का प्रयास करते हैं, अगर ये ऋण देना बंद कर देंगे, कम मात्रा में ऋण देंगे, ज्यादा ब्याज पर ऋण देंगे, ज्यादा ब्याज पर, तो इनका जो लोन कोई नहीं लेने आने का। जब लोन नहीं लेने आने का, बड़ा बड़ा जो उद्योगपति है बैंक के पास नहीं जाने का पैसा लेने, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने का, निवेश ही नहीं करने का। और जब निवेश ही नहीं करने का तो सड़क ही नहीं बनने की, और जब सड़क ही नहीं बनने की, भारत सरकार की ग्रोथ थ्योरी प्रभावित होगी, आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, राजकोषीय नीति पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें कह सकते हैं भारत सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि अपना रिपोर्ट कार्ड खराब नहीं करना चाहते, अगला चुनाव फिर जीतना हो। बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब आप मौद्रिक नीति को और राजकोषीय नीति को चाह कभी अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। सही बात है। यही कारण है 2016 में सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 बंदे अपनी मौद्रिक नीति समिति के अंदर बैठाए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर बैठाए। और अगर तुम आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा करोगे, अगर मौद्रिक नीति समिति की संरचना देखोगे, 6 बंदे बैठे हुए, 3 तो आरबीआई के और 3 हमारे पास भारत सरकार के। यानी अगर आरबीआई के अंदर कुछ भी काम हो रहा है तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, ग्रोथ थ्योरी प्रभावित होनी चाहिए। देखा सरकार कितनी तेज है, ये काम करा सरकार ने। हर 6-6 महीने बाद इसकी समीक्षा होगा। आरबीआई बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता, बहुत सारे आंकड़े जारी करता। आरबीआई का काम है भारत सरकार का ध्यान रखना, अपना खुद का ध्यान रखना, सबसे अपना ध्यान सबसे बाद, भारत सरकार का ध्यान रखना। जब भी भारत सरकार का ध्यान रखना कह रहा हूँ, ग्रोथ थ्योरी का ध्यान रखना। अब जब ये काम हो चुका है, दूसरा भारत के आम लोगों का ध्यान रखना, ध्यान तो सुना मेरी बात, और दूसरा बैंकों का भी ध्यान रखना, भारत के अंदर जितने भी बैंक काम कर रहे हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? ये किसका काम है? आरबीआई का। कोई प्रॉब्लम? अब तो एनबीएफसी का भी ध्यान रखना किसका काम होगा, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनका भी ध्यान रखना आरबीआई के अंडर में चली गई है। तो सहकारी बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक जो तो अपनी मर्जी से बनाए जा, जो बिना लाभ के काम करते हैं, वे भी आरबीआई के अंडर में चले गए 2020 के बाद। समझ गए? तो आरबीआई इन सब का ध्यान रखता है, इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं आरबीआई इन सब का ध्यान रखता कैसा। हम तो आरबीआई की बात करेंगे ना, इसकी बात नहीं करते हम बात करेंगे आरबीआई की, क्योंकि हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं। हम ये बात तय करेंगे आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करता कैसा, कैसे कंट्रोल करता। तो आरबीआई अपने 2 टूल्स इस्तेमाल करता। सही बात है, 2 टूल से 2 तरीके इस्तेमाल करता। यही अब जब हम समझ रहे, 2 प्रकार के उपाय करता। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? आप मुझे आरबीआई मान लो, मेरा काम इस टाइम पता क्या है? महंगाई को कंट्रोल करना। तो भारत के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मैं पता क्या करूंगा? क्या तो अगर पता लगा देश के अंदर ना समस्या खड़ी होगी, लोगों के हाथ में पैसा 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 आएगा, कुछ ऐसा फंडा सोचूंगा, मैं आरबीआई हूं, ऐसा फंडा सोचूंगा कि इनके हाथ में से पैसा निकाल लूं। समझ गए? पता लगा तुम्हारे पास पैसे की कमी होगी, कुछ ऐसा फंडा सोचूंगा कि तुम्हें पैसे दे दूं, पैसा में तुम्हें डायरेक्ट नहीं देने का। यही मैं चीज समझाना चाह रहा हूं तुम्हें 2 तरीके इस्तेमाल करूंगा आरबीआई के, जितने भी तरीके, बहुत सारे तरीके आरबीआई के, तो उन्हें 2 भागों में बांट सको तुम मोटे मोटे तौर पर। आरबीआई अपने 2 टूल्स, 2 उपकरण का इस्तेमाल करता। जानना चाहते हो 2 टूल्स, 2 उपकरण कौन से हैं आरबीआई के? ठीक है, उन्हें बांट लेते हैं। एक तो आरबीआई के मात्रात्मक उपाय, एक को गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव अप्रोच, क्वांटिटिव, एक को क्वालिटिव, एक तो क्वांटिटिव हो, एक क्वालिटिव हो। तो आओ हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं आरबीआई कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करता है। एक तो क्वालिटिव हो, एक क्वालिटी मेथड हो, एक क्वांटिटिव मेथड हो हमारे पास। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक, ये लिखे हुए तो यहाँ से लिखे, चले हिंदी समझा दूं? चलो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो जो चीज बस समझने की, दुनिया की सारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कभी नहीं पढ़े करते सारा का सारा, मूर्खता भरा काम हो। हेलो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब हम देखते हैं आरबीआई को। आरबीआई का काम पता लग चुका क्या?
आरबीआई का काम है महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करना, अपने दो टूल्स इस्तेमाल करता, और जो दो टूल्स इस्तेमाल करता उन दोनों टूल्स को मैं समझा रहा हूँ, इसके नहीं देखने ना मेरे देखने जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यहाँ भी तो वही लिखा जो मैं बताने वाला हूँ, ये तो बाद में लिखा। अभी जो मैंने तुम्हें इतनी आसान भाषा में समझाया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? 2 से लेकर 6% के बीच में नियंत्रित करने का प्रयास करना, ये वही तो चीज है, और क्या है? इसकी समीक्षा 5-5 साल बाद समीक्षा हो, सीपीआई आंकड़े जारी करे, वही तो कोई चीज है, और क्या है? अब सारा कुछ भी पढ़ लो वही समझ में आएगा, तुम कुछ भी पढ़ लो वही समझ में आएगा। समझ इसके बाद ठीक तुम, क्योंकि मैं उस चीज को टच करूंगा जहां तक पेपर में सवाल आएगा, जोन सी लाइन पेपर में सवाल बनने का प्रयास करें। अच्छा, तो आरबीआई अपने दो टूल इस्तेमाल करता होगा, इसे समझ लो कौन कौन से आरबीआई के टूल्स। आरबीआई मतलब ये हमारे पास केंद्रीय बैंक, आरबीआई के उपाय, किस चीज के उपाय? महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक, आरबीआई की महंगाई नियंत्रित करने के उपाय या आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपाय, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा सब। आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपाय, आरबीआई की मौद्रिक नीति के, आरबीआई इसमें चपकराना बढ़िया, ठीक है, ठीक, ये हमारे पास आरबीआई है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपाय, ध्यान से समझना। अच्छा, ये आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपाय, तो जितने भी आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपाय ना, उसे दो भागों में बांट लेते हैं हमारे पास। पहले नंबर का होगा हमारे पास, दूसरे नंबर का होगा। जो पहले वाला मौद्रिक नीति का पहला उपाय है, उसका नाम बताओ, उसका नाम है मात्रात्मक उपाय, उसे बोलते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कह दो या क्वांटिटेटिव मेथड कह दो, तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच कह दो, इसे कहते हैं मात्रात्मक उपाय, मात्रात्मक उपाय। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? दूसरे नंबर का ध्यान से समझना, इस चीज को समझने का प्रयास मतलब इसे बच्चे रट्टा मारते हैं, क्या गुणात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय। जरा मुझे एक बात और बता दो, इसे क्या बोलते हैं? क्वालिटिव, क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट कह दो, ठीक है। ये अपने टूल से इस्तेमाल करता है आरबीआई, कैसे इस्तेमाल करता है ये भी समझने का प्रयास करते हैं। आ जाओ भाई, इसमें क्या क्या चीज समझेंगे हम, ये भी समझ लो। जब हम मात्रात्मक उपाय की बात करेंगे तो बताओ मात्रात्मक उपाय का मतलब पता क्या हो? आसान भाषा में समझो, आसान भाषा में क्या मतलब है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट में कितना पैसा जाएगा, इस एक लाइन में समझो इसका मतलब। इसका मतलब मार्केट में कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा मार्केट में जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें, CRR भी इसमें आएगा, SLR भी, जितने भी सारे रेट आएंगे सारे इसमें, रेपो रेट सारे इसका भी हिस्सा में, वो मात्रात्मक उपाय है। जो भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ कौन सा मात्रात्मक उपाय, कौन सा गुणात्मक उपाय हो, एक तो हमारे पास इसका मतलब है कितना पैसा मार्केट में जाएगा, कितना पैसा मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा। अच्छा, अब गुणात्मक उपाय का मतलब क्या हो? पैसा किस दिशा में जाएगा, पैसा किस दिशा में जाएगा। अब बताओ कितना पैसा मार्केट में जाएगा, कितना पैसा किस दिशा में जाएगा। अब सुन लो ध्यान लगाकर, तो कितना पैसा मार्केट में जाएगा और कितना पैसा किस दिशा में जाएगा। इसका मतलब यहां जो पैसा आगा सारा का सारा, वो सारा का सारा पैसा जितना भी बैंक लोन देगा, जितना भी कोई भी बैंक लोन देगा, वो सारा का सारा अंबानी अडानी को लोन दे देगा। पहले समस्या पता क्या थी? ये बैंक इतने निकम्मे कभी भी इन्होंने कृषि क्षेत्र के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोन नहीं दिया। चल 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 1 2 देखा, मैंने कहा बैंक इतने निकम्मे, इन्होंने आज तक कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो हमारा कृषि क्षेत्र, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर कभी लोन दिया ही नहीं। इसलिए सरकार ने पता क्या करा, आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दे दिए कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसका मतलब पैसा देने चलोगे तुम कॉमर्शियल बैंक हो, तुम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो, तुम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो, अगर तुम लोन बांटना होगा इस क्षेत्र के अंदर 40% लोन देना जरूरी। 100 रुपए बांटोगे तुम, हाँ जी मैं 100 रुपए बांटने जा रहा हूँ,
100 रुपये में तो 40 रुपये जो लोन बांटोगे, तुम्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना पड़ेगा। किसान जब तुम्हारे पास आगा, उससे तुम्हें लोन देने से मना नहीं करना। क्रेडिट कार्ड पर पैसे उठाना होगा, वो पैसे चाहिए उसे, याद रखना। आज के बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर रेन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स हो, उसके अंदर अगर कोई तुम अपने घर के सौर पैनल लगा रहा, तुम्हारे पास पैसे लेने आ रहा, मना मत कर दियो। जो एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए पैसे मांग रहा, जो सोनू जी 5 लाख रुपए की लगा के लाइब्रेरी बना रहे, उन्हें पैसा देने से मना मत कर दियो। वाओ, आरबीआई ने कितना अच्छा काम करा। ये सारे काम पता कुछ किस मांगे, गुणात्मक उपाय में। पता लग गया। इसे बोला प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL, इसे बोल रहा हूं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता उधार क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता उधार क्षेत्र। पता लग चुका। आरबीआई ने क्या करा, वाणिज्यिक बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया और कहा गया एक इस दिशा में पैसा बांट रहा तुम लोन का। समझ में आई बात है। अगर बैंक लोन नहीं देने के ना, तो बैंक एक प्रकार का बिजनेस है। बैंक दूसरे के पैसे से पैसे कमाते हैं। बैंक अगर लोन नहीं देने के तो बैंक खुद ही डूब जाएंगे, ऑटोमेटिक तबाह हो जाएंगे। समझ में एक बात है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर पैसा दिया जाए, इसे बोले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जिसे बोलते हैं। याद रही बात, डिटेल से पढ़ेंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। अभी हम बात करते हैं मात्रात्मक उपायों की। जब मात्रात्मक उपाय की बात करते हैं तो इसमें मैंने बहुत सारे टूल्स बताए थे तुम्हें। पहले नंबर बताओ क्या बताया था इसके अंदर जो पढ़े, CRR, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, हिंदी में नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, इसे जानेंगे। जो आरबीआई के मात्रात्मक उपाय पावर, जब इसे कम कर देंगे बढ़ा देंगे, कम करने में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, CRR क्या हो क्या नहीं होता, अब से तमीज से बात होगी। मैंने कहा जब समझेंगे तो पूरा समझेंगे। दूसरे नंबर पर SLR, इसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तीसरे नंबर का बताऊं मैं, तीसरे नंबर का हमारे पास रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, और एक रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। याद है, रेपो रेट को रेपो रेट ही बोल लो हिंदी में भी। पता लग चुका। SLR का नाम हिंदी में बताया मैंने, वैधानिक तरलता अनुपात, इसे बोलते हैं नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये बच्चों को बात पता नहीं, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो SLR का ही हिस्सा, कोई अलग चीज नहीं है। एक और हमारे पास MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा। पता लग चुका। तीनों का नाम याद होगा। चार, इसका नाम बताया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या नाम बताया, सीमांत अस्थायी सुविधा। यही तो पूछा सवाल। एक और बताओ तो, चौथे नंबर का बताओ, SDF, एस का नाम बताओ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग अस्थायी जमा सुविधा। एक एक चीज का आरबीआई समय कभी इसका इस्तेमाल करेगा, आरबीआई कभी इसका यूज करेगा, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, कब कहां किस किस का यूज करेगा, यही चीज मुझे समझनी। क्यों यूज करेगा, क्योंकि देखना चाह रहा मार्केट में कितना पैसा जाएगा, कितना मार्केट के अंदर तो पैसा सोखना। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए और कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता ऐसी, जैसे कोरोना जैसी समस्या आ गई तो फिर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लोग बाहर नहीं निकल सकते, फिर तो लोगों के हाथ में पैसा देना ही पड़ेगा। समझ गए, देना ही पड़ेगा पैसा। तो ये सारा काम किसका, आरबीआई का। इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्टॉलमेंट ऑफ आरबीआई। सही बात है, क्वांटिटेटिव इंस्टॉलमेंट किसका, आरबीआई का। आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति, जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है ना, उसके दो उपाय है, एक तो मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय। ये सारे मात्रात्मक उपाय जितने मैंने बोर्ड पर लिखे हुए, और ये हमारे गुणात्मक उपाय है पीएसएल के तहत। गुणात्मक उपाय का मतलब पैसा किस दिशा में जाना, कौन दिशा में चला रहे, पैसा कौन सी दिशा में बांटना चला रहे। सही बात है, याद रही बात है, यही तो खास बात है। अच्छा और बताओ, पांचवें नंबर का बताओ क्या, एक हो बैंक रेट, ये भी समझेंगे बैंक रेट क्या हो, ये भी जानेंगे बैंक रेट क्या हो, बैंक दर। समझेंगे बात यार, ये बैंक दर क्या हो,
पिछले साल ही सवाल आया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट इसे बोलते हैं खुला बाजार परिचालन। खुला बाजार परिचालन। और बताओ छठे नंबर पर, सातवें नंबर और भी कुछ और भी है। एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें जा। एक और बताओ कोई, बहुत सारी चीज है। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसके अंदर काउंट कर ले। चलो इसे छोड़ दो, इसे टाइप दो। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक, ये बला हमारे पास, ये चीज समझनी है, एक एक चीज समझनी है क्या क्या बला होगा। तो मौद्रिक नीति समिति के अंदर मौद्रिक नीति के दो उपाय है हमारे पास। आरबीआई, आरबीआई चाह रहा है लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा लेना चाहिए, कंट्रोल करने का जो प्रयास करेगा, कम भी नहीं आना चाहिए, इन टूल्स का इस्तेमाल करेगा, मात्रात्मक उपाय। आरबीआई के ऊपर निर्भर करेगा कि वो मात्रात्मक उपाय यूज कर रहा है, कि वो गुणात्मक उपाय यूज कर रहा है, क्वांटिटिव इंस्टॉलमेंट कब यूज कर रहा है, क्वालिटिव इंस्टॉलमेंट कब यूज कर रहा है, कौन हमारा आरबीआई। यस और नो? ये आरबीआई के पास ताकत होगी। उसके बाद जब भी मैंने कहूं मात्रात्मक उपाय, तो तुम अपने दिमाग में लेगा अच्छा कितना पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, अपने दिमाग में इस लाइन को लेकर आना। जब तक चीजों को आसान भाषा में नहीं समझने ना, कभी समझ में नहीं आएगी। टेक्निकल तरीके से समझोगे पूरी जिंदगी सिर के ऊपर से जाएगी। गुणात्मक उपाय, पैसा किस दिशा में जाएगा, अच्छा कौन किसे किसे पैसा बांटना, किसे नहीं पैसा बांटना, अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये लाइन ने बताता है समझ में ना आता, तुम्हें क्या हो रहा है। सही बात है, तो बहुत जरूरी हो जो साधारण लाइन बताता हूँ ना, मेरे साथ बड़ी जरूरी काम क्यों जोड़ा महसूस हो समय। इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कोई प्रॉब्लम? अब हम समझने का प्रयास करते हैं, सीआरआर क्या हो, एसएलआर क्या हो, एमएसएफ क्या हो, एसडीएफ क्या हो, रेपो रेट क्या हो, रिवर्स रेपो रेट क्या हो, बैंक रेट क्या हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हो। 6 चीज समझनी मुझे, फिर पीएसएल फैक्टर समझेंगे। 2 न्यूज हमारी फिर खत्म हो जाएगी। 2 न्यूज है ना हमारी स्टार्टिंग की, उस मैगजीन के अंदर तो दोनों न्यूज खत्म हो जाएगी। और उसके अंदर इतना हैवी नहीं जितना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एक प्रकार तो दोबारा रिपीट रिविजन करो। ठीक, चलो एक एक करके देखते हैं। तुम्हारा पता लग चुका है? अब बताओ आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, आरबीआई ने अपनी नीति बना रखी है, मौद्रिक नीति कहते हैं उसे, 2016 से काम कर रही है। हर 6 महीने बाद उसकी समीक्षा हो। समीक्षा होने का मतलब क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। आरबीआई इन्फ्लेशन थोड़ी पे काम करता, महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करता। पीछे समझाया मैंने तुम, सही बात है। महंगाई 2 से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए, प्लस माइनस 4.2%। महंगाई के आंकड़े सीपीआई जारी करता। सीपीआई को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, सभी क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति सूचकांक जिसे कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। डब्ल्यूपीआई हमारे यहाँ पहले काम करता था, थोक मूल्य सूचकांक को बंद हो चुका है। सही बात है, अब हमारे पास सीपीआई काम कर रहा है। सीपीआई महंगाई आंकड़े जारी करने का जो काम हो, सीपीआई का हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं। ये सर नो पता लग चुका है, उसी के आंकड़े में यूज करते हैं। देखा नहीं उसमें क्या बताया गया था, भारत के लोग सारे ग्रामीण क्षेत्र, भारत के गांव के लोग कहाँ खर्च कर रहे, कपड़े जूतों पैसा खर्च कर रहे, इतनी बुरी हालत है। फिर गरीब हो रहा क्यों है? ठीक है, हर शादी में नया जोड़ा खरीद कर लेकर आएंगे। जाओ सीपीआई के आंकड़े चेक करो जाकर, देखो उसमें किस चीज का वेटेज सबसे ज्यादा। गांव के लोग कहाँ पैसा, सारी वाला देखो, और तो सारा आंकड़े वहां देखने चाहिए तुम। अगर यहाँ दिखाऊंगा अभी तुम पता लगा तुम यहाँ के भारत के लोगों की हालत क्या है। हर शादी पर नया जोड़ा चाहिए ना, हर शादी पर। ठीक, अब पुराने आदमी क्या करते थे, पुराने आदमी यही तो काम करते थे, उनकी हाउस होल्ड सेविंग अच्छी थी, बचत करने का प्रयास करते थे। नई जनरेशन में क्या प्रॉब्लम है, नई जनरेशन खाने के पीछे, हर चीज को भोग कर लेना चाहती है नई जनरेशन, बचाने के पीछे नहीं है ना। पैसा कमाने बड़ी बात नहीं है, पहले लोगों की अपेक्षा ज्यादा पैसा कमा रहे, इनमें बचाना नहीं आता बिल्कुल भी। हर शादी पर, हर सगाई पर नया जोड़ा चाहिए ना। सही बात है। अरे गांव के लोगों की ज्यादा बुरी हालत है, मजाक नहीं कर रहा। अब ये कहते हैं हम गरीब, तो गरीब भारत के अंदर बता कौन सी गरीबी, मेंटल पॉवर्टी पाई जा रही है भारत के अंदर, मानसिक गरीबी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीपीआई के आंकड़े कह रहे हैं। सीपीआई का आंकड़ा जाकर उठा देखो, गांव के लोग पैसा ज्यादा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कपड़े जूतों को। समझिए बात, गांव के जो बच्चे ना उन पर 6 जोड़ी मिलेगी जूतों की, और शहर वाले 2 में जोड़ी में काम चला लेंगे। वे बिजनेस में पैसा लगा रहे, गाँव के लोग कहाँ पैसा लगा रहे, कपड़े जूतों पर, साड़ियों पर, यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं ज्यादा कपड़े नहीं खरीदता। हाँ ये बात है। ऊपर आध्या से जो शहर में मेरे अलग अलग 70 पर क्रीम लगा हुआ, धोखे तो शहरी है। जैसे मेरी दोस्ती एक कह रही, मैं ना आपके हाथों पे सनसाइन क्रीम लगा देती हूँ। सनसाइन कौन सी करी है मैं तो कौन सी, अरे धूप में निकलने वाली जो क्रीम होगी भाई, उस यार कौन सी करी है, मैं तो मैंने पहली बार देखी यार, हद कर दी। मेरी दोस्त ने लग दिए थे। चलो
तो पहले नंबर पर हम समझते हैं आरबीआई का पहला मौद्रिक नीति। सुन लो, आरबीआई का पहला टूल्स, आरबीआई का पहला टूल्स कैसे इस्तेमाल करता है, क्या हो सीआरआर। इस चीज को हम समझते हैं, सीआरआर क्या हो, सीआरआर क्या हो, इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, सरेशो नहीं रेशो, सरेशो जानो क्या हो, इसे बोलते हैं नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात। ये क्या बोला, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं क्या है। ये भारत के आम लोग हो गए, आम लोग भारत के। ये हमारे पास बैंक हो गया, कौन सा, वो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक या तो कॉमर्शियल बैंक, आसान भाषा में एसबीआई पीएनबी, जो लोन बांटने का प्रयास करते हैं। भारत में ज्यादातर ये लोन बांटते हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इसके भी ऊपर पता कौन होगा, आरबीआई। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, ध्यान तो समझना बड़े प्यार के साथ, तुमसे जो पूछूंगा उसका ध्यान लगाना। ये हमारे पास पता कौन है, ये तो भारत के आम लोग हो गए हमारे पास। चलो हो गए आम लोग ये, चलो अच्छा। ये हमारे पास शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होगा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होगा हमारे पास, जैसे पीएनबी होगा, ठीक हो गया। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इनके सबके ऊपर कौन बैठा हुआ, सभी बैंकों के ऊपर आरबीआई, आरबीआई। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक। अब क्या करेंगे, ये लोग ना अपनी मर्जी से बैंक के अंदर जाएंगे और पैसा जमा करने जाएंगे। बात बताओ समझ में नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से बैंक के अंदर जाएंगे, पैसा जमा करने जाएंगे। जितने भी लोग पैसा जमा करने जा रहे हैं किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास, ध्यान से सुनना, उसे मैंने 100 रुपए मान लिया कैलकुलेशन के लिए, 100 रुपए मान लो। भारत के लोगों ने बैंक में जब पैसा जमा करते हैं 100 रुपए के आसपास, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कोई सा भी बैंक मान लो, भारत के अंदर इतने सारे बैंक हो, कोई सा भी बैंक मान लो, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूनो बैंक, जो लेना देना बैंक जो सभी आए, सारे बहुत सारे बैंक हो रहे भारत के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास आरबीआई है, ऊपर तो बैठा हुआ सब देख रहा है, उसे सब पता। इसके बिना इस शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एक पत्ता नहीं ला सकते। सही बात हो, जब चाहे जब इन्हें बंद कर देगा, इतनी ताकत उसके पास है, ठीक है। कि उस इतनी ताकत कहां से मिली, आरबीआई का हमने एक एक्ट बना रखा है, आरबीआई रेगुलेशन हमारे पास रेगुलेशन और कंट्रोल एक्ट बना रखा है हमारे पास 1949 का। आरबीआई का आरबीआई निवारण नियंत्रण अधिनियम बना रखा हमारा, इसका 1949 का, उसको ताकत मिल रखी, कानून तो ताकत मिल रखी है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, भारत के लोगों ने पैसे जमा कर दिया, कितने पैसे जमा करे इसके अंदर, 100 रुपए। अब 100 रुपए की पता क्या खास बात होगी, क्यों जमा करें, क्योंकि भारत के लोगों को ना लोन मिले, वो मिलेगा ब्याज, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो ब्याज है ना, जो ब्याज मिलेगा, जिस रेट पे इन्होंने पैसे जमा करा, जिस पे ब्याज मिलेगा उसे डिपॉजिट रेट कहते हैं, जमा दर। भारत के आम लोग क्या चाहते हैं, जमा दर हमेशा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो भारत के लोग कौन से बैंक में ज्यादा पैसे जमा करेंगे, प्राइवेट में कि सरकारी में, सरकारी में। यही तो भारत के लोगों को समझना, चाहे डिपॉजिट रेट ज्यादा हो तब भी सरकारी बैंक में पैसे जमा करेंगे, क्योंकि भारत के लोगों का भारत की सरकार पर ज्यादा विश्वास बना हुआ। सारा खेल विश्वास का, सारा खेल भारत के लोगों को विश्वास का, ठीक है। क्योंकि जानकारी तो है नहीं, प्राइवेट बैंक में पैसा इतना ही सेफ है, सरकारी बैंक में पैसा इतना सेफ है, चाहे कहीं जमा कर लो, लेकिन भारत के लोगों का सारा विश्वास का खेल है। वहां भी लगा 2-3%, चाहे प्राइवेट बैंक 5% पैसा फालतू दे रहा, तब भी गवर्नमेंट बैंक में पैसे जाकर रखेंगे, सबके खाते पीएनबी में, एसबीआई में मिलेंगे। सही बात है, एचडीएफसी में खाता मिलेगा, एक्सिस बैंक में देगा, सीधा छेड़ा। सही बात है। तो तुम्हारा पैसा कहाँ सेफ है, सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा पैसा सेफ होना चाहिए। सेफ कहाँ होगा, भारत के किसी भी बैंक में रखो तो पैसे इतना ही सेफ है, क्योंकि सारे आरबीआई के कंट्रोल में, ठीक है। सुन लो, 100 रुपए जमा कर दिए। अब ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इसके पास पता कौन आगे, लोग आएंगे लोन लेने आएंगे। अब जो लोन लेने आएंगे, एक तो तरीका हो सके, कल को पता लग चुका ना, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इसकी अगर हालत खराब हो सके, कैसे हो सके, ऐसा हो सके अगर भारत के सारे लोग, जितने पे लोगों ने पैसे जमा कर रखा था, वे सारे लोग एक साथ पैसे मांगने आ जाए। तो पैसे 2 प्रकार के हों, एक तो हो डिमांड डिपॉजिट, एक हो टाइम डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं, फिक्स कर दिया 5 साल के बाद निकाल लोगे, उसे छोड़ दो। एक को डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा जिसे कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जिस टाइम में मांगोगी, 24/7 नहीं लिखा रहता है एटीएम के बाहर, इसका मतलब 24 घंटे में जब भी मेरा पैसा चाहिए, अगर सेविंग अकाउंट में रख रखा है तो वो पैसा मुझे चाहिए होगा, वापस जिस टाइम चाहिए होगा उस टाइम पे देना पड़ेगा। बैंक मुझे चाह कभी मना नहीं कर सकता। अभी ऐसा थोड़ा है तुम्हारे खाते में पैसे पड़े और एटीएम के अंदर चले गए तुम, और एटीएम से निकल नहीं रहे, बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता। बैंक पर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा पैसा जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मुझे चाहिए। उसके अंदर क्या चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर। अगर मेरा पैसा मेरे मजबूरी में काम नहीं आया तो फिर पैसा किस काम का। एफडीआई का ये तो नुकसान है, 5 साल बाद निकाल लोगे तुम, समझ बात है। जिस सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा उसे कभी भी निकाल दोगे। एफडीआई पे ब्याज भी ज्यादा मिले, एफडीआई ना, एफडी कर दिया, एफडी वही तो हो एफडी। सही बात है, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसे कहते हैं सावधि जमा। एक हो मांग जमा, तो हमने इसमें जितना भी पैसा जमा हुआ ना, सारा का सारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास
एक दिन क्या हुआ, इस बैंक को धोखे तक अफवाह फैल गई, ये बैंक दिवालिया होने वाला, दिवालिया का मतलब ये बैंक बर्बाद होने वाला। भारत के सारे लोग इसमें पहुंच गए और सबने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। पता क्या होगा, जब सब अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, ये बैंक देने से मना भी नहीं कर सकता, बैंक खाली हो जाएगा, ये लोग लोन भी लाऊंगा ना, बैंक बर्बाद हो जाएगा। ऐसा भारत के अंदर हो चुका है। आईसीआई बैंक था ना, जो आईसीआई बैंक था वो बर्बाद हो गया था, समझ नहीं बात यार। फिर बाद में जाकर पता चला आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर ऊपर तो न्यूज फैलाई गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आईसीआई बैंक हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जब जाकर आईसीआई बैंक बचा, नहीं तो शाम तक खाली हो गया था बैंक पूरा का पूरा। ऐसा भारत में कई बार हो चुका। भारत के सारे लोग जो एक साथ पैसे लेने में पहुंचे, लेकिन बैंक इसी सिद्धांत पर काम करता कि सारे लोग एक साथ बैंक में पैसा निकालने नहीं पहुंचने चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए पता क्या करके रखा जा, कल कोई बैंक अगर दिवालिया भी होगा ना, तो आरबीआई पता क्या क्या है, बस आरबीआई ने कहा सुन मेरी बात, अब जा, कल को तेरे पास कल को प्रॉब्लम है, सक प्रॉब्लम कौन सी है, सक भारत के सारे लोग एक साथ तेरे पास कभी भी एक साथ पैसा मांगना चाहते, अगर कल को तुझे समस्या होगी तो क्या करेगा। उसने कहा तो मैंने सोचा ही नहीं, इसलिए एक काम करिए, तेरे पास 100 रुपए आए थे, इस 100 रुपए को तुरंत 100 रुपए लोन ना माटिए, अपने हाथ में कुछ पैसा रख कर रखना पड़ेगा तुझे, जब तुझे मजबूरी होगी, तो ये समझ जा, तब तक तुझे इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा ये क्या बोला, हाँ मजबूरी में पैसा भरना चाहिए, बहुत जरूरी। जब कोई भी आदमी बिजनेस करने चला ना स्टार्टिंग में, तो खाली हाथ कोई बिजनेस करने जाता समझ नहीं बात है। शादी भी करने चलोगे ना, तो हाथ में थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए, चाहे दूसरा पैसा लगा रहा हो, सही बात है। तो बिजनेस करते वक्त इसे लिक्विडिटी का ध्यान रखना पड़ा, तरलता का ध्यान रखना पड़ा, यही बैंक की खास बात समझ में क्या कहने की। पूरा सारा पैसा लोन नहीं देना ना, कुछ पैसा काट ले जा, और जो पैसा काट ले जा ना, वो पैसा रिजर्व करके रखा जा। किसके नाम पर रखा है रिजर्व करके, आरबीआई के नाम पर। जो पैसा रखा जा 100 रुपए दी, 100 रुपए में तो 4 रुपए काट लिया मैंने, 4 रुपए, चलो 4 रुपए में मानना, कितने रुपए, 4 रुपए काट लिया मैंने, ठीक। अब बताओ ई बैंकों की लोन देने की क्षमता को मैंने कितने तक कम कर दिया, 4% से कम कर दिया। ये 96 रुपए ही लोन दे सको, कितने रुपए, 96 रुपए ही लोन दे सके, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। अब ये 96 रुपए लोन दे सके ये लोग, ये 96। अब न बताओ कैश रिजर्व रेशो समझ में आया नहीं है, कैश रिजर्व रेशो नगद आरक्षी अनुपात, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तक। अब बताओ अगर आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, ध्यान तो सुनना, मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। 4 की जगह क्योंकि सरकार नहीं बढ़ाती, आरबीआई बढ़ाओ, क्योंकि ये मोदी की नीति के तहत आ रहा, और आरबीआई का टूल्स है। आरबीआई ने सीआरआर बढ़ाया, 4 की जगह उन्होंने बढ़ाया कर दिया 8, 4 की जगह उन्होंने बढ़ाया 10 कर दिया। अब बताओ बैंक कितना लोन दे सके, 90 रुपए, केवल 90 रुपए दे सके, इसे हटा दो यहाँ पर। आरबीआई ने और बढ़ा दिया सीआरआर को, 10 की बढ़ाकर 20 कर दिया, बैंक कितना लोन दे सके, 80 रुपए, ठीक। इधर भारत सरकार भी देख रही है, ठीक, उसकी ग्रोथ रेट भी है, इधर है नहीं ग्रोथ रेट, उसका ग्रोथ रेट भी है, जो ग्रोथ रेट है इसका आर्थिक समृद्धि भी है इसकी। और आर्थिक समृद्धि, देश के अंदर आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए, देश के अंदर जीडीपी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी निवेश होना चाहिए, और निवेश के लिए जरूरी सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी मिलनी चाहिए, सस्ती हो पर्याप्त पूंजी हो, सही बात है, वो मिलनी चाहिए। अब बैंक को यहाँ तो नुकसान होगा, क्योंकि आरबीआई ने उसको तो शिकंजा कस दिया, शिकंजा क्यों कस दिया, आरबीआई ने 4 तक बढ़ाकर 10 कर दिया, सो बैंकों की लोन देने की क्षमता को 10% तक कम कर दिया। पहले वो 96 रुपए लोन दे रहा था, अब वो 90 रुपए ही लोन दे पाएगा, नीचे 90 रुपए लोन दे पाएगा, इसका मतलब वो कम पैसा लोन दे पा रहा। अब ज्यादा हाई रेट रखा गया यहाँ, जिस दर पर वो ब्याज, जिस दर पर वो लोन देगा उसे लैंडिंग रेट कहते हैं, उधार दर कहते हैं, और उधार दर को हम ब्याज दर कहते हैं। जो नीचे निवेशक आगा, जो इन्वेस्टर आगा, जो हमारे पास ये नीचे निवेशक आगा, ये निवेशक को एक खतरा हो जाएगा, पता कौन सा खतरा हो जाएगा निवेशक को, इस निवेशक को खतरा हो जाएगा, जो हमारे पास निवेशक है, ये निवेशक को खतरा पता किस चीज का हो जाएगा, कि बैंक ने ये लैंडिंग रेट ना बढ़ा दे, ब्याज दर जैसे बढ़ा जाएगा, और समझ जाओ फिर निवेशक आने का नहीं भारत के अंदर, भारत का लोग बाहर की तरफ आकर्षित नहीं होने का। एफडीआई वाले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जिसे बोलते हैं, बाहर की जो इन्वेस्टर, मेरी जो दोस्त थी एंटोनिया पेंटोनिया सी में, भारत के अंदर नहीं, हम नहीं आते तेरे यहाँ से। मैंने कहा क्यों, लैंडिंग रेट देखा अपने यहाँ का, मैंने कहा क्या बीमारी हो रही, देखा नहीं तेरे यहाँ आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, मैंने कहा इससे क्या हुआ, पता नहीं, चल आरबीआई चल जाकर पहले दोबारा पढ़ेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, नहीं आती तेरे यहाँ से, मेरा ब्रेकअप, इसके चक्कर में मेरा ब्रेकअप करवा दिया, सही बात, अच्छी खासी यार दी यहीं से एंटोनिया पेंटोनिया सी, पता लग गया ना। मैंने कहा क्या बीमारी, तुम्हारे यहाँ तो रेट ही बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ तो बार बार वो बैंक दर बढ़ती रहा है, लैंडिंग रेट बढ़ता रहा है। मैंने कहा ये क्या हो, चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं,
अच्छा चलिए पड़े होते हैं पहले तो कह रहे थे थारे जो आरबीआई है ना वो सीआरआर बढ़ा दे। मैंने कहा उसका क्या हो तुझे पता नहीं तुझे। मैंने कहा नहीं पता तो समझा दे। मैंने कहा चल वीडियो कॉल करके समझाना बैठ गई सीआरआर है ना जैसे ही सीआरआर बढ़ा दो सीआरआर बढ़ाने पर क्या हो बैंकों की लोन देने की शेड्यूल कमर्शियल बैंक नीचे कम लोन देंगे। मैंने कहा अच्छा यह बात है जब दुनिया में थे यहाँ से सही बात इसलिए नहीं आते थे यहाँ से। मैंने कहा अच्छा तो ये तू पहले नहीं बता सकती मुझे। कह रही आरबीआई सही बदतमीज है। मैंने पूछा आरबीआई तो भाई तू ऐसा क्यों कर वो कह रहा मुझे महंगाई का ध्यान रखना लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा चला गया डिमांड करेंगे पैसे लेकर बैठ जाएंगे कुछ दिन तो आते ही नहीं पैसा बिल्कुल भी। एक बार भारत के लोग इतने बदतमीज एक बार पैसे दे दे तो लौटान थोड़ा यहाँ है जब तक पीछे नहीं फिराने ना 4-5 बार ऐसे थारे दोस्तों। पता लग चुका क्या कहा तो बताओ सीआरआर का यूज करके सुन लो सीआरआर का यूज करके भारत जो आरबीआई है वो बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर सके नहीं कर सकता। पता लग जाएगा अगर आरबीआई ने यानी केंद्रीय बैंक ने सीआरआर को बढ़ाया नगद आरक्षी अनुपात को बढ़ाया अगर सीआरआर को बढ़ाया नगद आरक्षी अनुपात को बढ़ाया कैश रिजर्व रेशो को बढ़ाया तो बताओ बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब बैंकों की जब लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी निवेशक आगा नहीं आगा भारत के अंदर नहीं एफडीआई बढ़ेगा घटेगा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं बाहर का निवेशक भारत में एंट्री नहीं मारने का। पता लग चुका है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ठीक इधर। और आर्थिक समृद्धि में क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ेगी घटेगी घट जाएगी तो निवेश ही नहीं हो रहा। आर्थिक समृद्धि जीडीपी बढ़ेगा घट जाएगा जीडीपी क्यों क्योंकि क्या बढ़ाया सीआरआर बढ़ाने पर जो मनी सप्लाई है जो हमारे पास मनी सप्लाई है एक्सिस मनी सप्लाई वह कम नहीं हो जाएगी पैसा सोख लिया जाएगा लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं आने का क्योंकि किसका इस्तेमाल करा गया सीआरआर का। लेकिन हकीकत ये हो आजकल भारत के अंदर सीआरआर काम ही नहीं कर रहा। भारत सरकार आरबीआई ने से छेड़ा भी नहीं कई सालों से क्योंकि भारत के अंदर सीआरआर काम नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है काम ही नहीं कर रहा कुछ सालों से। इसी चीज को मैं समझना इस स्तर पर तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ की जो पढ़ाई है ना जो तुम्हें पढ़ाया जाओ सारा ये हुआ वो किसी काम का नहीं है। मजाक नहीं कर रहा रियलिटी बात है विकलांग की बात नहीं है जो तुम पढ़ाया जा रहा हो किसी काम का नहीं है। एग्जाम का लेवल देखो क्या है और उसका स्तर क्या है। जब जिस एग्जाम का जो लेवल होगा ना जब तक तुम उसके स्तर पर नहीं पढ़ने के जब तक सारी चीजें तुम्हारी जुबान पर होने की आम और साधारण भाषा में कनेक्ट नहीं करने के तो क्या ही तुम पॉलिसी बना लोगे। जो तुम जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो तुम पॉलिसी मेकर कहा जा। पॉलिसी बनाने के लिए पॉलिसी बहुत बड़ी चीज हो और भारत के सारे लोगों को प्रभावित करती होगी। भारत के सारे लोगों की जानकारी तो ले लो। सही बात यार तुम कल को बनाने बैठ के इस लड़की को मैंने बना दिया एसडीएम ठीक है बना दिया पीसीएस ऑफिसर इसे बैंकों की जानकारी है नहीं वहीं से पूछ रही मैं तो सच्ची हूँ मंत्री से पूछे मंत्री सचिव है मंत्री से पूछे बताओ जरा मुझे क्या क्या बदलाव करने बैंकों के जी तो चैप्टर मैंने पढ़े नहीं तो छुट्टी में चल रही थी ऐसे थोड़ा ही ना बताओगे पता होना चाहिए ना सर कैसे सीआरआर काम करे कैसे बढ़ाया कैसे घटाया। मानो थोड़ा ही नहीं 2 वीडियो रह गई थी मेरी सीआरआर वाली और एसएलआरआर वाली वो रहने दो। मैं 2 वीडियो देख लूं पहले जाकर बाद में जाकर बताऊंगी। यही तो हमारे देश में हाल हो रहा है। ऐसे प्रशासक एंट्री मार के चले जा रहे उन्हें जानकारी नहीं है ना पूरी थी। जब जानकारी नहीं होने की तो क्या ही पॉलिसी बनाओगे बताओ। तो सारा खेल तो पॉलिसी बनाने का ना। सही बात है जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन छात्रों के लिए बहुत जरूरी उनकी समाज उस स्तर पर डेवलप होनी चाहिए आसान भाषा में। पता लग चुका अच्छा तुम्हें पता लगा देखो सीआरआर बढ़ाने तो भारत सरकार का ग्रोथ थ्योरी भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी आरबीआई सीआरआर को बढ़ाओ कभी भी नहीं चाहेगी। इसलिए अपने 3 बंदे ना उसकी अपनी मौद्रिक नीति समिति में बैठा दिया जाएगा। सही बात है अगर सीआरआर बढ़ाएगी ना तो तुम मने कर दियो क्योंकि कुछ भी फैसला हो कोई भी रेट बढ़ाया जा घटाया जा फिर 6 बंदे तय करेंगे जो मौद्रिक नीति समिति के अंदर बैठे हुए और 6 में 3 किसके सरकार के। जब तक 3 एग्री नहीं होने के पूरे इसका मतलब सीआरआर बढ़ाने की नहीं है। समझ बात है महंगाई चाहे तेजी के साथ बढ़ती चली जा इसलिए महंगाई हमारे यहाँ आसमान छोड़ी। कारण क्या है जो आरबीआई है ना इस टाइम वर्तमान समय में उसकी मौद्रिक नीति समिति है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भारत सरकार का हस्तक्षेप हो चुका है। इसलिए आम आदमी की सब चीज आम आदमी भी पहुंच से बाहर हो चुकी। 10 रुपए की चीज नहीं मिलते भैया। सही बात है 2 रुपए तो भिखा भी मिलता भैया। सिक्के जब उसके हाथ में रख देना तो सिक्के नहीं देखो सिक्का क्यों रख दिया। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं जाएगी तो क्या मैं यूं कह सकता हूं सुनो एक तो
आरबीआई की मौद्रिक नीति, सुन लो, आरबीआई की मौद्रिक नीति और भारत सरकार की राजकोषीय नीति, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी हमारे पास फिजिकल पॉलिसी, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट, दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। यस, दोनों एक दूसरे के पूरक, चाह कभी एक दूसरे से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। समझने की बात है, ये हो पढ़ाई। तो मैगजीन तो हटा दी, जो हटा दी। अब हम इसके बाद समझेंगे, ये तो हमारे पास सीआरआर था, सीआरआर समझ गए। क्या सीआरआर को बढ़ाना चाहिए? तुमसे पूछना चाहूँ, सीआरआर को बढ़ाना चाहिए? अब सवाल तुमसे पूछता हूँ, बताओ, तुम बताओ, सीआरआर को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? ए बताओ, सीआरआर को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? कैसे नहीं कर रहा काम, जरा बताइए। अभी तुम जान, तू बता, बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? समय पे बढ़ाना चाहिए, समय पे घटाना भी चाहिए। अगर एक्सिस मनी सप्लाई होगी तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे? भारत के लोग डिमांड नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए सर? कहाँ काम नहीं कर रहा? जिस स्तर पर मैंने समझाया ना, वो आरबी सीआरआर पे काम नहीं कर रहे थे, तो भारत सरकार को भी नहीं बताया। इतना तो सरकार को भी मालूम नहीं आया सीआरआर एक ही रेट कर रखा है, तो काम ही वर्क ही नहीं आउट करने का पूरा का पूरा। बताओ तो दिया तुम, समय पे बढ़ाना भी चाहिए, समय पे घटाना भी चाहिए। बढ़ाना क्यों चाहिए? अगर ये बढ़ा दिया ना तो महंगाई कम हो जाएगी, इसका बेनिफिट ये होगा। फिर सरकार नहीं चाहेगी ये बात। अब बता, अगर तू चारी बढ़ाया जा तो इसका मतलब तू आरबीआई की तरफ, अगर तू चारी घटाया जा सही, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो इसका मतलब सरकार की तरफ। तो ये तो जवाब चाह रहा था मुझे, तू तो कह रही काम नहीं कर रहा हो। इसी स्तर पर जाकर पढ़ाई नहीं करता कोई भी किसी आरआर भारत में क्यों नहीं काम कर रहा है। कैश रिजर्व को बताओ, समझ में नहीं आई। अब न बताओ, कैश रिजर्व रेशो का जो लिमिट, कैश रिजर्व रेशो का जो लिमिट, सुन लो बात, ये कैश रिजर्व रेशो कितना सीआरआर रखा जाएगा? सीआरआर का पैसा कहाँ रखा जा? पता सीआरआर का पैसा कहाँ रखा जा? जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ना, उन्हीं के पास रखा जाएगा पैसा, आरबीआई के पास नहीं रखा जाएगा इसका पैसा, वहीं रखा जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। लेकिन नाम पर रखा जाएगा आरबीआई, उनके लोकरों बंद करके रखा जाएगा पैसा। सही बात है, पता लग चुका है सीआरआर का पैसा। और दूसरा, सीआरआर का रेट कौन तय करे? आरबीआई तय करे, ठीक। पहले कौन तय करता था? पहले भी आरबीआई तय करता था। अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को छोड़ दिया तो फायदा क्या होगा? इतनी बात बताओ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ये पैसा किसके पास आया था? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास, ठीक। किसके नाम पर किसके रखा गया? मैं सवाल पूछता हूं कि जो ये पैसा लॉक करके रख दिया आरबीआई के नाम से, आरबीआई का ऑर्डर मानना पड़ेगा सबको, तो क्या आरबीआई इन बैंकों को, पैसा किसका? शेड्यूल कमर्शियल बैंक का है आरबीआई का? शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। तो मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो पैसा रखा गया आरबीआई के नाम से रखा गया, क्या आरबीआई उसके ऊपर ब्याज भी देगा? तो पैसा इसका लड़ाई इसी बात की, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से इसी बात की लड़ाई करते हैं कि आप हमें सीआरआर के ऊपर भी ब्याज दो, ठीक। और जब ब्याज देंगे तो फिर तो और भी पैसा बढ़ जाएगा इनके पास। जब और भी पैसा बढ़ जाएगा, नीचे एक्सिस मनी सप्लाई हो जाएगी, आरबीआई को भी चाहता नहीं। तो आरबीआई पता क्या कहता है? तमीज में रहो, तमीज में। उसने कहा क्यों? आप हमारा पैसा उस पर अपने सेव कर करके ब्याज पता भी नहीं, मैंने पैसा इसलिए रखा ताकि एक्सिस मनी सप्लाई हो जाए, मतलब पैसा नहीं चाहिए। तो आरबीआई पता क्या तर्क देता? तुम्हारे यहाँ से 2 अकाउंट हो, एक सेविंग अकाउंट हो तुम्हारे यहाँ से, एक तो हो तुम्हारे पास यहाँ सेविंग अकाउंट हो, ठीक, एक हो करंट अकाउंट। अब बताओ, तुम सेविंग अकाउंट को तो ब्याज दो लोगों को, करंट अकाउंट जो लोग तुम्हारे यहाँ खुलवा हुआ उसके अंदर जो पैसा रखकर तुम भी ब्याज दो उसे, तुम भी ब्याज दोगा उसे? नहीं देते ना, तो बस फिर मैं भी ब्याज देता, तुम जाओ भागो यहाँ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? चलो, ये तो हमारे पास सीआरआर था।
सीआर को बढ़ाया जाएगा, कैसे प्रभावित करेगा, कहाँ प्रभावित करेगा? अगर हमने सीआरआर को बढ़ाया इसका मतलब बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हुई, बैंकों की लोन देने की क्षमता कम, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लोन नहीं देने के तो क्या हो जाएगा? एक्सिस मनी सप्लाई को सोख लिया जाएगा, जो तरलता थी ना मार्केट से तरलता गायब हो जाएगी, 2000 का नोट गायब हो जाएगा। सही बात है। अगर इसे नहीं बढ़ाया तो पता लग गया ना, अगर इसे कम कर दिया, क्या कर दिया सर? बढ़ा दिया तो पता लग चुका है ना। अगर इसे कम कर दिया तो क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, आर्थिक समृद्धि दर को प्रभावित करेगा, लेकिन नुकसान हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर महंगाई बढ़ रही याद रखना, तो सीआरआर को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? सीआरआर को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? क्यों? लोगों के हाथ में पैसे उठाने ना, तो बैंकों की लोन देने की क्षमता कम कर ली जाएगी। अब बैंकों की लोन देने की क्षमता कम कर ली जाएगी तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा। हम ये तो चाहते हैं, क्यों? लोगों के हाथ में कम पैसा होना चाहिए। जब कम पैसा होगा ना, जेब में तो पड़े 10 रुपए और मार्केट में घूम रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने निकला है, 10 रुपए का गिफ्ट मिल जाएगा। फिर बता क्या है नहीं आता। पहले फिर मैं सोचूंगा पैसे तो है नहीं, क्या करना पड़ेगा? काम पर जाना पड़ेगा। चल पहले एक काम करता हूँ, गर्लफ्रेंड के लिए ना लॉकेट लेने के लिए यार दिहाड़ी बजाता हूँ पहले। अब मैं क्या करूंगा? जब दिहाड़ी बजाऊंगा तो मैं मजदूरी करूंगा और प्रोडक्शन पैदा करूंगा। देखिए क्या वहाँ जो टैब है ना, इसकी चिप बनाने पर लगा, वहां से प्रोडक्शन करा मैंने। 5 पार्ट फालतू बने नहीं बने, देश के अंदर उत्पादन हो रहा है। समझ बात यार। अगर मेरे हाथ में जेब में पैसे होते, 5000 रुपए होते, मैं 25 रुपए गिफ्ट दे दिए, 25 रुपए का गिफ्ट दे दिया उसे। जब 2500 का गिफ्ट दे दिया जाएगा, अच्छा काम पे जाने की जरूरत है, जेब में पैसे पड़े हुए तो ठीक, फिर कोई काम ही नहीं करने का। अब बताओ, जो मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए दे दूंगा मैं, तुम वो सही बात थी, गलत बात थी? अगर मोदी जी 15-15 लाख रुपए बांट देते तो क्या होता? डिमांड बढ़ जाता, सप्लाई नहीं बढ़ जाता। क्या जब क्या बढ़ जाती थी इसके अंदर? महंगाई। और सारा का दर्द किसको होता? आरबीआई को। सही बात है। आरबीआई ना फुट्टे फुंटा आंसर होता। सही बात है। सोचो करो तो करो क्या? पता क्या हुआ? एक बार पता क्या हुआ? जान तो देखो, इतनी बात पहले सीआरआर बताओ, समझ में नहीं है। सीआरआर कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा पता लग चुका, कहां प्रभाव पड़ेगा, ऐसे सवाल हो पेपर में। तो सीआरआर था। अब सीआरआर समझने के बाद ठीक, दूसरे नंबर पर अब हम समझेंगे हमारे पास एस एल आर। ये बताओ क्या हो? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या बोलते हैं सर? वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या भला हो? इसका यूज क्या हो? चल बता क्या हो? ऐसा लाओ। तू बता। हाँ हमारे पास पैसा फालतू ना हो और हम उस पैसे को जब हमें जैसे जरूरत हुई गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे, बाद में हम अपना पैसा प्राप्त कर लेंगे, या फिर हम पैसा होगा जो सरकारी प्रतिभूति हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। और एसएलआर बता क्या? एसएलआर इसमें यही है कि तो वही बात है कि पैसे को कितने, जैसे इसमें तरलता मतलब यही होगा ना, पैसे कितनी जल्दी कैश में बदल सका। तो आरबीआई को बैंक भी यही चाहते हैं कि हम अपने पैसे को कितनी जल्दी हम कैश में बदल सके, जब उन्हें जरूरत होगी तभी तो हम अपना पैसा यूज कर लेंगे। तो इसलिए मैं ऐसा करके अपना पैसा जो है आरबीआई कहता है आप एसएलआर के तहत रखो और उसे दूसरी फॉर्म में रखो, क्योंकि पैसे की ये खूबी हो खुद मतलब कि खुद नहीं बदलता जब तक आप उसका सबूत चेंज ना करो। इसलिए हम उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते जाएंगे। देखो एसएलआर के तहत भाई इनके पास पैसा रखा रहेगा हमारे पास ही। बैंकों की लोन देने की क्षमता को अभी 4% तक कम कर दिया था। ठीक, 4% तक कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि भारत के आम लोगों का भी ध्यान रखना। सही बात है। भारत के आम लोगों का ध्यान 4% तक कम कर दिया। तो आरबीआई ने पता क्या करा? सीआरआर का यूज करा और सीआरआर का यूज करके ना कुछ पैसे को रिजर्व करके रख दिया, कैश रिजर्व रेशो। क्यों? ताकि एक्सेस मनी सप्लाई ना हो। क्या हो रहा है? चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई तो बताओ। सीआरआर का यूज कर, सुन लो, सीआरआर का यूज करके आरबीआई ने बैंकों की लोन देने की क्षमता को कितने परसेंट कम कर दिया? 10%। 10%।
आरबीआई ने सीआरआर का यूज करके किसका ध्यान रखा, पता किस, अपन ने भी ध्यान रखा उसमें, सही बात यार। सीआरआर को 10% कम कर दिया उसने। जब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पता क्या कहा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को कहा सोचो अगर तुम्हारे पास सारी जनता एक साथ पैसे लेने आ जाए तो तुम क्या करोगे, बर्बाद हो जाओगे, दिवालिया होने की कगार पर जाओगे। इसलिए आरबीआई यूज करता है एसएलआर का। पता क्या कहता है, अब अभी तो मैंने तेरे पर एक ही उपकरण का इस्तेमाल करा सीआरआर का, अब दूसरा उपकरण यूज करता हूँ तुम्हारे ऊपर में, एसएलआर। इसने कहा ये क्या बोला, अभी मुझे भारत के आम लोगों का भी ध्यान रखना, ठीक है। क्यों ध्यान रखना, क्योंकि उनका पैसा वो कभी भी अपना पैसा एक साथ लेने आ सकते हैं, तो फिर तुम क्या करोगे। अब उसके बाद आरबीआई एसएलआर का यूज करता है, किसका, एसएल स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात या सांविधिक चल निधि अनुपात भी कहते हैं, सांविधिक चल निधि अनुपात भी कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात भी कहते हैं। इसका यूज कैसे हो, इसका यूज देख लो होगा कैसे। इसका जो रेट ये पहले आरबीआई तय करता था, कौन तय करता था, आरबीआई। और ये रेट पहले बहुत ज्यादा था, 38 से लेकर 40% के आसपास हुआ करता था, 38 से लेकर 40% के आसपास। आरबीआई का जो एक रेट है ना 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो, 1%, आरबीआई का 1% 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो। लेकिन जब भी आरबीआई अपना रेट बढ़ावा ना तो बेसिस पॉइंट में बढ़ावा, वो अगर तुम बताएंगे बेसिस पॉइंट में क्या हो। आरबीआई ना हमारे पास उसे बैंकों की लोन देने की क्षमता को 38 से लेकर 40% कम, लेकिन वर्तमान समय में इसका रेट 18% के आसपास चल रहा है, 18% के आसपास इसका रेट, किसका, एसएलआर का। इसका मतलब अभी तो आरबीआई ने अपना एक टूल इस्तेमाल करा था, बैंकों की लोन देने की क्षमता को 10% तक कम कर दिया था, 10 ये 18 में 38% तो और कम कर दिया, यानी 18 है 10, जब जोड़ लो एसएलआर का पैसा 10 और 18 कितना, बताओ 10 में 18 जोड़ेंगे बैठेगा 38% पैसा ये लोन दे ही नहीं सकते बिल्कुल, क्या 28 बैठेगा, अच्छा 28% के आसपास पैसा लोन नहीं दे सकते हैं। 28% जो पैसा होगा वो इन्हीं के पास रखा जाएगा, बैंकों के पास रखा जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई। अब सवाल जो 18% पैसा रखा जाएगा, भाई तुम बताओ पहले कितना, 90 रुपए लोन दे रहे थे, 90 के अंदर से भी जो बच रहा है 90 मतलब भी उसका 18% निकाल लो, और वो भी निकालेगा, पता किसके पास रखा जाएगा, एसएलआर के रूप में पूछा गया। आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक न, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक न, पीएनबी वाले बैंक न पूछा आरबीआई से, तो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों करा, लोन देने की क्षमता कम क्यों कर दिया। कहने लगा मुझे आरबीआई भारत के आम लोगों का ध्यान रखना, आम जनता का ध्यान रखना, इनका पैसा ही कभी भी एक साथ पैसा मांगने जा सका, आपको एसएलआर को मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसे मेंटेन नहीं करोगे ना तो तुम्हारे पास कभी भी समस्या आ सके, तो फिर तुम क्या करोगे। उसने कहा बताओ ये 18% पैसा हम कहाँ रखेंगे। आरबीआई ने कहा अब तुम भी सुनो, इस पैसे को तुम यूं नहीं है कि टोकरी में बंद करके रख दो, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता भरा काम होगा अगर तुम इस पैसे को टोकरी में किसी लोकर में बंद करके रख दो। उसने कहा आपने सीआरआर का पैसा तो ऐसे रखवा रखा है। उसने कहा सीआरआर का मैंने यूज इसलिए करवाया ताकि एक्सिस मनी सप्लाई को हटा सको, सही बात है, एक्सिस मनी से सप्लाई को हटा सके, इसलिए मैंने सीआरआर का यूज करवाया। अब मुझे भारत की आम जनता का ध्यान रखना, इस पैसे का ध्यान रखते हो, तुम्हारा भी ध्यान रखना। आरबीआई कहता है मुझे तुम्हारा भी ध्यान रखना, तुम शेड्यूल कमर्शियल बैंक को 18% जो पैसा रखा जाएगा 90 का 18% निकाल लो, और जो भी रखा जाएगा 18% पैसा, इसे तुम 18% तो 18 रुपए ना मान के चलो, बहुत बड़ा पैसा हो। कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, कोई भी, चाहे पीएनबी वाला हो, एसबीआई हो, सब पे यही बात है, उसके पास जितना भी पैसा आगा कुछ तो सीआरआर के नाम पर अपने लोकर बंद कर रख देगा सीआरआर के नाम का, सही बात है, सीआरआर के। दूसरा अब वो क्या करेगा, अपनी स्थिति बचाने के लिए एसएलआर को मेंटेन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसके पास इतना कैश रखा हुआ। तो समझ ये बात है। अभी 18% पैसे का कुछ पैसा तो कैश की फॉर्म में रखेगा, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा, कुछ पैसा ऐसा वो भारत सरकार की सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेगा। ये बात ध्यान तो समझ रखनी, जो 18% पैसा नहीं हो, 18% क्या है, एसएलआर, समझ बात है। भारत सरकार सॉरी आरबीआई ने एसएलआर का यूज क्यों करवाया, आरबीआई ने एसएलआर का यूज इसलिए करवाया उस भारत की आम जनता का ध्यान रखना और साथ साथ में बैंकों का भी ध्यान रखना। उसने कहा 18% पैसा कि किस तरह रखोगे तुम, क्या लोकर बंद करके रख दोगे, नहीं, पैसे में एक खूबी हो, जब तक तुम उसके रूप को नहीं बदल सको तब तक वो रिटर्न नहीं देने का। तुम्हारे पास 500 रुपए, तुम एक लोकर बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, उस 500 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दो ऑटोमेटिक, तो उसके जब तक तुम स्वरूप को बदल दो, जब तक उसके स्वरूप को नहीं बदलने के तब तक तुम्हें रिटर्न नहीं देने का हो। 500 रुपए का कुछ खरीद लो, 500 रुपए की मशीन खरीद लो और उससे जूस बनाना शुरू कर दो, अब देखो उसका कितना बड़ा फायदा होगा उसका। तो पैसे में यही खूबी हो एक प्रकार तक, पैसे जब भी जो उसे लोकरों बंद करके रखना चाहिए। आरबीआई ने भी यही बात कही शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को कि तुम्हारे पास जो 18% पैसा ना लोकरों नहीं बंद करके रखना, इसे मैं बताता हूँ कहाँ निवेश करके रखना। आरबीआई ने निर्देश दिए, उसने कहा बताओ कहाँ निवेश करके रखना। आरबीआई ने कहा एक काम करो, इसमें 18 में 13% जो पैसा होगा उसका 13%, कितना परसेंट, 13% पैसा, 13% पैसा बता तुम कहाँ रखोगे, 13% पैसा तुम अपने पास कैश में रखोगे, कैश के रूप में रखोगे। यस कैश में रखा हो जो तू रखा बस, हाँ चलो कैश, क्योंकि बार बार पकड़ाना पड़ा लोग निकालने भी तो होगा ना, सही बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चले जाओ,
दूसरे नंबर पर यह खास बात, जो उसके बाद 5% पैसा तुम्हें गोल्ड में निवेश करके रखना पड़ेगा। ये सब आरबीआई ने बताया, 5% गोल्ड में निवेश करके रखो, गोल्ड रिटर्न देवो, क्योंकि सोने का दाम घटता बढ़ता रहेगा। सही बात है, सोने का दाम बढ़ता रहेगा, लॉन्ग टर्म सोने का दाम बढ़े, इसलिए किसी व्यक्ति को पैसे इन्वेस्ट करना हो तो गोल्ड में निवेश करो। तीसरे नंबर पर आरबीआई ने पता क्या कहा, जो पैसा तुम अब एक काम करो, जो भी तुम्हारे पास से पैसा बच रहा है, तुम्हें ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदनी चाहिए। ये क्या हो, ये एक प्रकार का ऋण पत्र हो, एक प्रकार का। इस तरह तुम, भारत सरकार आ गई तुम्हारे पास, अब तुम भारत सरकार भी ध्यान रखना, क्योंकि उसे भी तो पैसे देने पड़ेंगे, भारत सरकार को कमी होगी, भारत सरकार के राजकोष में कमी होगी। तो एक काम करो, सरकार को तुम पैसा दे दो यार, सरकार को पैसा देना, इन्वेस्टर को पैसा देना, सरकार को पैसा देना। सरकार के व्यक्ति आएंगे तुम्हारे पास, एक काम करना, तुम्हारे पास एक कागज लेकर आएंगे, 4 साल में पैसा डबल ऐसा करके लेकर आएंगे, उसको लिख के लेकर आएंगे, गारंटी देंगे, तुम उसे खरीद लेना। अच्छा, उसने कहा अगर हम कल को प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या करेंगे, उन्होंने कहा वो मैं बताऊंगा, तो टेंशन नहीं, पहले तो खरीद कर लेकर आ। तो अच्छा, उन्होंने कहा ठीक हम खरीद लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एसएलआर का पैसा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगाया जा, जी सैक जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियां जिसे बोलते हैं, उसके अंदर भी लगाया। एसएलआर का पैसा ये हो, क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये क्या करते हैं, भारत सरकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों क्यों खरीदे जावा, जब हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो हमसे लोन दे रहे, सही बात है, हमसे लोन दे रहे, यानी भारत सरकार हमारे से लोन देने आ रही एक कागज सा उठाकर, और 4-5 साल बाद इस कागज को वापस लेगी, 4-5 साल बाद इस कागज को वापस लेगी। सही बात है, निकाली ला में तो इस पैसा डबल करके दे देगी हमें सरकार। तो पता लग गया हमारा एसएलआर का पैसा कहाँ रखा जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करके रखा जा रहा है। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आती, ये 13% के पैसा, ये 5%। अब सवाल है, क्योंकि इसे भी तुम फटाफट कैश में कन्वर्ट कर लोगे, कैश तो कैश ही हो, परफेक्टली लिक्विडिटी एसिड्स हो। गोल्ड हमारे पास, ये गोल्ड जिसे सोना बोल रहा, इसे जल्दी बिक जाएगा। अब सवाल है तो 4-5 साल बाद बिकेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जल्दी थोड़े बेच गई, उन्होंने खुद ही कहा 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। कल को हमें एकदम तुरंत पैसे की प्रॉब्लम होगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, तो कह रहे हम तो नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते। आरबीआई बता क्या कहो, मैं कहा ना तुझे, मैं कह रहा ना तुझे, चुपचाप पैसा निवेश करता, समझ में नहीं आ रही तेरी बात। जल्दी भारत सरकार का ध्यान, क्योंकि आरबीआई को सबका ध्यान रखना। क्या करा उसने, 18% पहले उसने भारत की आम जनता का ध्यान रखा, मनी सप्लाई को सोख लिया, सीआरआर का मेंटेन कर लिया, अपना ध्यान रख लिया उसने, कैश के रूप में रिजर्व करके ना, एसएलआर को मेंटेन करके, गोल्ड में निवेश करके आम जनता का ध्यान रख दिया ताकि प्रॉब्लम न हो। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद को भारत सरकार का भी ध्यान रख रहा है। सही बात है, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से पैसा करके रखा है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, तो पता क्या कहता है आरबीआई, एक काम कर तू यार से खरीद लिए, खरीदने के बाद ना जब भी तुझे प्रॉब्लम होगी इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर मेरे पास आ जाइए, तेरे पास कागज है ना, हाँ मेरे पास कागज है, कल को तुम्हें इनिशियली कोई समस्या होगी तो एक काम करना, तो इस पैसे को लेकर मेरे पास आ जाना। उसने कहा ठीक है तेरे पास आ जाऊंगा। तो जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ ये हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति, इन सरकारी प्रतिभूतियों को पता कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा बताओ ना, आरबीआई। ये प्रॉब्लम होगी कौन खरीद लगा ना, आरबीआई खरीद लगा। आरबीआई पता क्या करेगा, इन जो हमारे पास शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इन्हें पता क्या दे देगा, पैसे दे देगा, इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यस और नो, आरबीआई, जो आरबीआई है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद देगा, इससे खरीद देगा जिस रेट में खरीद देगा, रेपो रेट कहेंगे, रेपो रेट, रेपो रेट। अब वो कागज का टुकड़ा है, सरकारी प्रतिभूति कागज का टुकड़ा ही तो एक परिवार, और क्या है, ये कागज का टुकड़ा किसके पास चला जाएगा, उसके पास। सही बात है, ये कागज का टुकड़ा दिया था किन, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने क्यों दिया था, बैंकों को कहा था इस टुकड़े खरीद लो, 4 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। बैंक की हालत खराब हो चुकी, उसे 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, ये जो कागज का टुकड़ा इसे बेचने जाएगा आरबीआई को, आरबीआई खरीद लेगा, आरबीआई के पास क्या पैसा, किसे दे देगा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को दे देगा, आरबीआई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को दे दिया। समझ लो चीजों को, अगर समझ लो तो फिर याद रहेगी परमानेंट। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को दे दिया, जब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे ही दिया, अब पैसा इसके, अब दिक्कत क्या खड़ी होगी, अब ये जो कल को इसकी अवधि पूरी होने वाली, 4 साल होने वाले पूरे के पूरे, अब दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इस तरह का साथ ये तो सर्टिफिकेट इसके पास है, अभी सर्टिफिकेट इसके पास है तो फायदा तो उसे मिलेगा नहीं, सर्टिफिकेट जिसके पास होगा लास्ट में जाएगा, तो पता क्या करेगा, जो ना इस सर्टिफिकेट को वापस लौटा देगा ना, वापस लौटा देगा ना, और जो यहाँ जो रेट लगागा जिस रेट पर, उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इस सर्टिफिकेट को वापस लौटा देगा, जो कागज है इनके पास आ जाएगा, क्योंकि इसका फायदा इन्हें मिलना चाहिए ना, उसका वो क्या करेगा, फायदा लेगा। सही बात है, लेकिन इसके दौरान ये रेपो रेट हमारे पास रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रेपो रेट।
तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ना, बताता हूँ उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा, रेपो रेट ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा। अब उन्हें बताओ, जब सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई ने खरीदा है, किसने खरीदा है? ठीक, बेचा किसने? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। लोन किसने लिया? लोन ही तो एक प्रकार का ऋण की प्रकृति और सरकारी प्रतिभूति। हाँ, क्योंकि इन्होंने लोन दिया और क्योंकि अपनी इन्होंने संपार्श्विक, जिसको कोलैटरल कहते हैं, जमा पूंजी कहते हैं, जमानत राशि कहते हैं, वो जमा कर रख दी यहाँ से, या जमानत राशि रखी, इसके बदले में तो लोन दिया। अगर कागज से ना होता कहाँ लोन दे देते? लोन किसने लिया? इन्होंने लिया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक किससे लिया? आरबीआई से। अगर मैं तुमसे पूछूं रेपो रेट किसे कहते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से जब लोन लेते हैं और कुछ ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ रखते हैं, जो रखती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कागज का टुकड़ा रख दिया, तो जिस रेट पर लोन लेते हैं ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उसे रेपो रेट कहते हैं। सही बात है। क्या होगा? इस ना कागज के टुकड़े को इन्होंने खरीद लिया, तो इसका मतलब मैं से कहते हैं आरबीआई भी लोन लेता, क्योंकि जैसे इसे खरीद लिया ना, जिसके पास चला गया टुकड़ा तो उसके पास था बराबर। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने खरीद लिया और उन्होंने बेच दिया, और उन्होंने बेच दिया तो पैसा उसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक को तो जिस दर पर लोन लेता उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। पता लग चुका है, ये मकसद हो उसका। तो रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों एसएलआर का हिस्सा, याद रखिए बात है। रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों किसका हिस्सा? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चारों टर्म समझ में आ चुके? समझ आई बात है। अगर रेपो रेट पूछने लगा तो क्या हो? रेपो रेट कमर्शियल बैंक होते हैं, हाँ, आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो बेच के लोन लेते हैं। हाँ जी। अब मेरी बात सुनो, ध्यान लगा कर, ध्यान से सुनना। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट ज्यादा होगा हमेशा रिवर्स रेपो रेट से। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, क्योंकि रेपो रेट तय करने का जो होगा, किससे लोन किससे ले जा रहा है बताओ? ठीक, रेपो रेट तो रेट कौन तय करेगा? आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया ना, तो ये बात तय करना हमेशा, अगर इन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया ना, कोई सा भी रेट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब पता क्या होगा? नुकसान पता कैसे होगा? नुकसान होगा वाणिज्यिक बैंकों को। इसे नुकसान होगा नहीं वाणिज्यिक बैंकों को, क्योंकि वाला देखो ज्यादा रेट बढ़ा दिया ना, इन्हें नुकसान होगा नहीं होगा? अब इनके पास तो वैसे ही पैसा कम बचा हुआ, एक तो सीआरआर का प्रेशर ऊपर, एक एसएलआर का प्रेशर। अब जो नीचे जनता खड़ी हुई है, कौन खड़ी हुई? जनता मुंह मांग देख रही है, हमें लोन मिलेगा, ऐसा करो, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, इसका तो मूड पहले से ही खराब ऊपर से ही। सही बात है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा रखा है पहले से ही। ये जनता मुंह मांग देख रही है, हमें लोन मिलेगा। अच्छा, ये बता शेड्यूल कमर्शियल बैंक पीएनबी वाले क्या अरे तुम्हें लोन देने भी? अच्छा, अभी आए लोन देने, तो अच्छा लोन देने आए, ऊपर से तुरंत रेट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? महंगा लोन बनता ही नहीं बनता। तुम बताओ, रेपो रेट बढ़ाओ चाहे रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओ, अगर आरबीआई के द्वारा कोई सा भी रेट बढ़ाया गया ना, सीधा असर जनता पर पड़ेगा, जनता निवेशक पर पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि पर पड़ेगा। जनता ही मरेगी चारों तरफ, कहना से लड़केगा, जनता ही मरेगी चारों तरफ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो आरबीआई के द्वारा कोई सा भी रेट बढ़ाया गया, चाहे रिवर्स रेपो रेट, चाहे रेपो रेट, चाहे सीआरआर, चाहे एसएलआर बढ़ाया गया, चाहे बैंक रेट बढ़ाया गया, कुछ भी बढ़ाया गया, सीधा असर जनता पर पड़ेगा। जनता जो लोन लेने जा रही है उस वाली जनता पर पड़ेगा, तुरंत महंगा हो जाएगा लोन लेना जब महंगा हो जाएगा, इसका मतलब धीरे निवेशक भारत की तरफ आकर्षित नहीं होने का। एंटोनिया भी वहीं सिंगापुर में भाग जाएगी मुझे छोड़ोगे, सही बात है। और जो एक्सोनिया वह भी दूसरे देश में ट्रांसफर हो जाएगी, सारी भाग जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं की भारत में, मुझे वादा कर सबका बरेक करवा दिया मेरे साथ इसी चक्कर में। किसने करवाया? आरबीआई। ना तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता, ना रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता, ना सीआरआर बढ़ाता, ना एसएलआर बढ़ाता। आज देखो, हाँ ना मैं जाती बेचारी, सही बात है, सिंगल छोड़ दिया बेचारे को। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो 3-4 टर्मिनोलॉजी समझाया मैंने तुम्हें, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एसएलआर का हिस्सा, पता लग गया ना? और कोई भी चीज बढ़ाएंगे सीधा असर पड़ेगा निवेशक पर, निवेशक भारत की तरफ आकर्षित नहीं होने के। क्यों? क्योंकि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ज्यादा भारत के अंदर। ठीक, और सारा काम किसका? केंद्रीय बैंक का। केंद्रीय बैंक कौन सा? आरबीआई। इसलिए अपनी समझ को डेवलप करनी चाहिए, बहुत जरूरी हो। जिस एग्जाम की तैयारी करें ना, उस स्तर की हमें पढ़ाई चाहिए और उसको थोड़ा समय बिताना पड़े। ये नहीं है कि हम सीख नहीं सकते। एसएलआर पता लग चुका? कोनो प्रॉब्लम छो?
अब बताओ हमारे पास क्या हो, इसे भी समझ लो। बैठे रहो चुपचाप, जब तक टर्मिनोलॉजी बोर्ड पे लिखी थी समझ थोड़े से हो रहा है बस। कितने हो गए, कितने टूल्स हो गए? CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेट। अब हम पढ़ेंगे MSF, MSF, चौथा पांचवा इसका नाम हमारे पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये हमारे पास सीमांत स्थायी सुविधा, ये क्या बोला समझ लो, बता क्या हो सीमांत स्थायी सुविधा क्या हो, देखते क्या है। इसमें क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक होंगे बिना किसी परिसंपत्ति के जमा किए हुए RBI से एक दिन के लिए, मतलब अधिकतम एक दिन के लिए लोन लेते हैं, जिस दर पर लेंगे क्या हो, याद है कुछ तो बता। भैया जैसे कमर्शियल बैंक है उनके पास मतलब गोल्ड भी खत्म हो गया, कैश भी खत्म हो गया, सरकारी प्रतिभूति भी सब चीज खत्म हो गई, खाली होने का बात है। तो उसके पास क्या होता है, तो वो बिना किसी भी कोलैटरल उसके पास रखा नहीं, बिना कोलैटरल के जिस दर पे आरबीआई से लोन लेगा ना, वो लेगा 1 लाख के लिए, ओवरनाइट लोन सब होता है ना, उसे उस जिस दर पर लोन लेगा उसे बोलते हैं MSF। ध्यान से सुन, ये कौन हमारे पास RBI, ये हमारे पास शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक PNB SBI बैंक, ठीक। ये है लोग, लुगाई नहीं लोग, ठीक। ये पता कहाँ चले गए, बैंक में चले गए, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में। और ये पता क्या कह रहे, हमारा पैसा वापस दो, वो नहीं पता आपने उन्होंने कहा था जब भी हमें डिमांड जरूरत पड़ेगी तभी आप हमारा पैसा वापस लौटा दोगे। सरकार ने क्या करा, CRR का पैसा था वो भी बांट दिया, सारा पैसा बांट दिया। SLR का पैसा कैश था, सारे लोग एक साथ किसी बैंक में घुस के जाकर मेरा पैसा 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 पैसा। SLR मेंटेन कर रखा था, CRR मेंटेन कर रखा था, CLR के अंदर कैश भी खत्म कर दिया, सारा बांटते चले गए, लोग जमा ही नहीं करने आने, निकालने आ रहे सारे एक साथ। क्या हो, सोचो क्या होगा अगर किसी बैंक में लोग, इसलिए बैंक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि सारे लोग कभी एक साथ नहीं आएंगे पैसा निकालने, कुछ आते रहेंगे कुछ जाते रहेंगे। जिस दिन भी किसी बैंक को की भनक लगी किसी को ये बैंक खत्म होने वाला, बर्बाद होने वाला, धोखे से एक अफवाह फैला दो PNB उड़ने वाला, PNB, तो PNB अर्ध सरकारी बैंक, और सरकार का पूरा भरोसा, सरकार देगी पैसा, क्या दिक्कत है, इसलिए किसी की अफवाह फैल ही नहीं सकती। प्राइवेट बैंक की फैल जाएगी, सही बात है। लेकिन हकीकत यह प्राइवेट हो या सरकारी हो तो सब में तुम्हारा पैसा इतना सेफ, आराम से 5 लाख रुपए तक तुम आराम से मिल जाएंगे, चाहते हो कितने मिलेंगे, उसका इंश्योरेंस एक टाइप का तुम्हारे, हम समझाएंगे तुम आगे जाके। अच्छा लोग, ये लोग ना भारत के लोग अगर किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में एक साथ सारा पैसा निकालना पहुंच गए, जैसे निकालना पहुंच जाएंगे पैसा, सारा पैसा खत्म, कैश भी खत्म हो रहा है, गोल्ड जो बेच रखा था वो भी बेच दिया उन्होंने, वो भी खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी थी वो भी सब खत्म हो गई, जो वो भी RBI तो लोन भी ले लिया, जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ना वो भी बेच दी सारी की सारी, सारा पैसा खत्म। अब क्या करेंगे, बैंक बर्बाद होने की कगार पा जाएगा। और बैंकों को बचाने का जो काम होगा, सही बात है, बैंकों को जो बचाने का काम हो किसका हो, RBI ने इतनी भी छूट दे रखी, एक काम कर दूसरे बैंक से लोन लिया जाएगा, ठीक। RBI से लोन लेना, दूसरे बैंक से लोन लेना, RBI से लोन लेना, दूसरे बैंक से लोन लेना, ठीक। अच्छा तो बताओ, एक तो रेपो रेट पढ़ाया मैंने तुम्हें, एक तो रेपो रेट पढ़ाया, रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट पढ़ाया, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। ये दोनों चीज हो ना, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जहां हो, जब RBI से लोन लेने चलोगे तो वहां संपार्श्विक की जरूरत हो, किसी जमानत राशि की जरूरत हो, कुछ रखना पड़ेगी गिरवी में, जो कागज से रखना पड़े। अब यहां क्या करो, MSF में यहां ना लोन चाहिए, हालत ज्यादा खराब, 1 रात के लिए लोन चाहिए, और 1 रात के लिए भी लोन चाहिए ना, इसे ओवरनाइट लोन बोल लो। अब जब ओवरनाइट लोन बोल लो ना सर, तो यो ना ये जागा जो हमारे पास शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, और रोता जागा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, मेरे पास पैसे नहीं बचे, तेने नहीं कहा था कोई करना, मैं तेरे रहो कर्म पे चला, कौन हो तू, मैं हूँ RBI, अच्छा तो फिर एक काम कर ला, पैसे दे, फिर RBI के पास जागा, पैसे लेने जागा, लेकिन पता क्या कहेगा, वगैरह मेरे पास तो कुछ रखने का भी नहीं बचा, गिरवी रखने का भी नहीं बचा, बिना संपार्श्विक के, बिना किसी जमानत राशि के, बिना किसी कोलैटरल के लोन लिया जा, किसका RBI से कौन लेते हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लेते हैं, जिस दर पर लेते हैं, जिस रेट पे लेते हैं उसे बोलते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा। 1 रात का लोन, 1 रात का लोन,
एक रात का लोन को क्या कहते हैं? ऋण, धन। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं। इसे क्या बोलते हैं? एमएसएफ। बस एक दो न्यूज हो रहा है, इसे भी देख लो। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। कोनो प्रॉब्लम छो? एक हमारे पास एसडीएफ। एसडीएफ पता क्या हो? ओपन मार्केट ऑपरेशन भी था तो यार। इसके बाद ही आओगे, इसके बाद बैंक डेटा होगा। पहले एसडीएफ समझाओ, चलो पहले क्या हो एसडीएफ। कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए, 6ठा हो। बताओ एसडीएफ क्या हो? इसे बोलते हैं अस्थाई जमा सुविधा। ये क्या बला हो? बताओ, पता है क्या हो अस्थाई जमा सुविधा? मतलब कॉमन बता। अब ये जो होगा ना एसबीएफ जो होगा, ये ऐसा होता है जो कमर्शियल बैंक होंगे, मान लो उन्होंने सब कुछ कर लिया और उनके पास पैसे बच गए, मान लो 20 रुपए बच गए, 30 रुपए बच गए, कितने भी पैसे बच गए, वो जाकर आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। क्या हो? एसडीएफ ये होता है जब कमर्शियल बैंक सब कुछ मैनेज कर लिया, सीआरआर भी कर लिया, एसएलआर भी कर लिया, फिर उनके बाद जो पैसा सरप्लस बचेगा, डिसेस बचेगा, तो जाकर आरबीआई के पास कर देंगे जमा। ऐसे इसलिए क्योंकि अगर वो पैसा मार्केट में गया ना, फिर वो मार्केट में वो सप्लाई एक्सेस में सप्लाई का भी ज्यादा। देखो अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। ये हमारे पास सुन लो, ये हमारे पास आरबीआई, ये हमारे पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक। ये हमारे पास जनता होगी, लोग हो गए, ठीक। जहां जो पैसा मैनेज कर रखा जाएगा, जनता ने 100 रुपए जमा कर दिए, ठीक। जब 100 रुपए जमा कर दिए ना जनता ने, इसमें 10% सीआरआर हो गया, मेंटेन कर लिया, प्लस 18% उसने एसएलआर भी मेंटेन कर लिया, सब कर लिया। लोन भी बैठ दिया नीचे, फिर भी इसके पास पैसा बच रहा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास। अधिशेष बच गया, अधिशेष सरप्लस, अधिशेष बच रहा है, अधिशेष बच रहा है, पैसा बच गया, पता लग गया ना। आरबीआई ने शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को जो भी कहा था उसने सारे काम करे, सीआरआर भी मेंटेन करा, एसएलआर भी मेंटेन करा, जनता को पैसा भी बांट दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया। अगर वो पैसा नीचे मार्केट में आया तो एक्सिस मनी सप्लाई हो जाएगी। एक्सिस मनी सप्लाई होने का मतलब आपूर्ति बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई हो जाएगी। मनी सप्लाई होने का मतलब हाथों में तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी तो हाथों में पता क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो जाएगा। ये आरबीआई कभी भी नहीं चाहता। क्यों? उससे फिर क्या होगा? लोग डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करते चले जाएंगे हर चीज की, तो डिमांड, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? हर वस्तु। एक बात बताओ, मंडी में टमाटर लेने चले गए, सारे लोग टमाटर 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 कर रहे, एक ही व्यक्ति के पास टमाटर है, सही बात है, पता कितने के भाव बेचेगा? कह रहा 500 रुपए किलो टमाटर, लेना होने नहीं तो निकल। क्यों? टमाटर की डिमांड बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही नहीं बढ़ रही। एक ही टीचर पढ़ाने वाले 10 ट्यूशन खोले चारों तरफ, ठीक, सब में चाह रहे, सबके सब में एकदम तुरंत सब चाह रहे कि मैं वहां पढ़ाऊं, यहाँ पढ़ाऊं, यहाँ पढ़ाऊं, वहां पढ़ाऊं। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा, तो क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे। मैं तुरंत बोलूंगा 1 घंटे के 40,000 रुपए, पढ़ाओ पढ़ाना होना तो सही बात है, क्योंकि क्या बढ़ेगी? डिमांड, डिमांड बढ़ेगी। समझ में एक बात, पता लग गया? अब क्या होगा तो पता क्या होता? सुन लो, एसडीएफ के तहत जो भी पैसा हो, एसडीएफ के तहत जो भी पैसा हो, वो सारा का सारा एसडीएफ के तहत, एसडीएफ, वो सारा पैसा जो अधिशेष पैसा वो आरबीआई के पास जमा करके रख दिया जा। इसमें कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, सही बात है। बस हाँ, जो एसडीएफ पर ब्याज जरूर मिले, बहुत कम ब्याज मिले, उसका ना मनी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता, सही बात है, मनी सप्लाई पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। एसडीएफ भी समझ में आ चुका। एक और हमारे पास बैंक रेट, इसे भी देख लो, चलो कितना होगा हमारे पास बैंक रेट, है ना। बैंक रेट एंड बैंक दर,
बताओ बैंक दर क्या हो? बैंक होता है आरबीआई लोन देगी। ये आरबीआई है हमारे पास, ये हमारे पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये आरबीआई से लोन लेने जाओगे, लेकिन ये जो लोन लेके जाएंगे ना इस बार वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेके जाएंगे, दीर्घकालिक लोन होगा वो। देखिए इसमें ना तो जिस रेट पे लेने जाएंगे उसे बैंक दर बोल लेंगे, बैंक दर दीर्घकालिक होगा। और दूसरा क्या होगा, इसमें कोई संपार्श्विक या कोलेटरल या जमानत राशि नहीं रखनी पड़ती, जमा पड़ती जमानत राशि नहीं। याद रहा ये बात है, उसको क्या बोलोगे, बैंक रेट। अब मैं एक बात तुमको पूछना चाहता हूँ, अगर आरबीआई ने ये बैंक रेट बढ़ा दिया, पहले 10% था, ठीक है, अभी 10 की जगह बढ़ाकर 15% कर दिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अच्छा लगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। अब ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जनता को लोन लेंगे, जनता को लोन कम देंगे, और देंगे भी तो बहुत महंगा देंगे। ये क्या कम देंगे, ये कम देंगे 20% पर लोन। और जब इतना महंगा लोन होगा किसी देश के अंदर, निवेशक आगा नहीं आगा। अब तुम क्या चाहते हो, आरबीआई की तो क्या चाहते हो तुम, बैंक रेट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए तो चाहती हैं। जो तुम चाहते हो ना ये भारत सरकार चाहती है, ठीक है, लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं चाहता। पूछो क्यों? क्योंकि आरबीआई चाहता है लोगों के हाथों में पैसा आना ही नहीं चाहिए, महंगाई को नियंत्रित करना काम है ना उसका। इसी चीज की लड़ाई है, समझ गए, इसी चीज की लड़ाई है। तो अपना पढ़ने का तरीका बदलना पड़ा, चीजों को आसान भाषा में समझना पड़ा। एक और चीज रहेगी ओएमओ, ये पिछले साल ही पेपर में आया यूपीएससी में। कितने हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7वां होगा ये हमारे पास। सुन लो ध्यान लगेगा, ये हमारे पास 7वें नंबर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन। ये क्या भला हो, समझो भाई, पता क्या हो? जब मार्केट में लगा बहुत ज्यादा पैसा हो रहा, तो उसे सोखने के लिए ना भारत सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करते हैं। अब जब जारी करते हैं जनता खरीदेगी तो मार्केट से एक्सेस मनी सप्लाई होगी, और फिर जब मार्केट में मतलब कि सही हो जाए तो तभी वापस कर दो। देखो ये जनता, और जनता बहुत बदतमीज हो, क्योंकि जनता के हाथ में हो पैसा। अब पैसा भी इतना भयंकर वाला, ठीक, अगर मार्केट के अंदर हो जाए एक्सेस मनी सप्लाई, एक्सेस मनी, सबके हाथ में पैसा, सबके हाथ में पैसा। अब आरबीआई को दिखाने लगा लोगों के हाथ में पैसा, जब पैसा होगा काम बन जाता, फिर नहीं कोई काम करने का, लोग काम करना बंद कर देंगे। अब सवाल है उस पैसे को सोखना, और सोखने के लिए पता क्या करेंगे, आरबीआई, एक तो हमारे पास आरबीआई होगा, एक होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक प्रकार का भी पत्र जारी कर देंगे। पता लोगों क्या कहेंगे, जनता को क्या दिलासा दिया जाएगा, 8 साल में पैसा डबल। अच्छा 8 साल में पैसा डबल, क्या करना, जो कागज खरीद कर अपने घर में रखना, 8 साल बाद में पास लेकर जाना। जनता के पास जो पैसा होगा इस कागज को खरीद कर अपने घर में रख लेंगे, सब जनता पीछे लग जाएगी, 8 साल में पैसा डबल हो रहा है, चलो लगाओ 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 लगाओ। समझ बात है, डाकघर में बिकेंगे सर्टिफिकेट से जाके, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट बोलो, किसान विकास पत्र होगा, बहुत सारी चीजें हो, जारी कर दो। क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट जनता के हाथ में पैसा उठा लिया जा, मनी को सोखने का काम करो, इसे बोल लो ओपन मार्केट ऑपरेशन। साख पर नियंत्रण करने का काम करो, जो मनी क्रेडिट है पैसा, हाँ दे दी, कितने क्यों देते देवो, डबल तो मैंने वैसे ही बताया, आकर्षक चीजें निकालना ऐसा कर 7, 8, 10, 20% देवो, बैंक से ज्यादा बढ़िया, बैंक से ज्यादा बढ़िया, बैंक में रखने से ज्यादा बढ़िया हो। क्या सोच रही थी, अपनी मम्मी को क्या कर डबल करवाए थे इसके दिमाग में चल रहा था ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये जितने मैंने टूल्स पढ़े ना, वे आरबीआई के मात्रात्मक उपाय थे, गुणात्मक उपाय नहीं आते, आरबीआई के मात्रात्मक उपाय थे। अब जितना भी पैसा बांटना था वो सारा पैसा बट बूट चुका, अब आरबीआई लोन देने जा रहा है, आरबीआई नहीं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। देखो हमारे पास क्या था, हमारा चार्ट क्या था, लास्ट देख लो, समझ लो सर, ये हमारे पास लोग हो गए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, आरबीआई हो गया,
आरबीआई हो गया, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होंगे, लोग हो गए, जनता होगी हमारे पास, जनता, अपना काम बनता, ठीक। आरबीआई ने 10% पता क्या कहा, आरबीआई ने बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर दिया, सीआरआर का यूज करके, प्लस उसने 18% और रिडक्शन लगा दिए, एसएलआर का यूज करके लगा दिए, 18% का और प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, इतने पर इन्होंने कहा वो इतने सारे टूल्स इस्तेमाल करे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये वो फलाना ढिमका, रोकता रहा। अब बता क्या कह रहा है जनता को, तो कह रहा है चलो मान लो 10% होगा, 18% होगा, 10 18 कितना बैठेंगे, 28, मोटे मोटे तौर पर चलो इसे 20 कर देता हूँ, 20%, तो कितना बैठेगा, 30। तो पैसे कितने आए थे, 100 रुपए, 30 रुपए वहां रोक लिए, कितने बच गए, 70 रुपए, 70 रुपए। हाँ, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक 70 रुपए लोन देने जा ही रहा था, आरबीआई ने तुरंत पकड़ लिया। सो पता क्या कह रहा, रुक, मैंने कहा जा रहा है, कह रहा 70 रुपए में से लोन किसे किसे कहां देना ये भी मैं तय करूंगा। इसे हम बोलते हैं गुणात्मक उपाय। कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता देनी, पहले किसे लोन देना, सही बात है, ये भी मैं तय करूंगा। इसी चीज को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं, सही बात है। पैसा ये 70 रुपए है ना, जो 70 रुपए बच रहे, ये पैसा किसके पास जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में पैसा जाएगा, सही बात है, कौन सी दिशा में पैसा जाएगा ये भी मैं तय करूंगा। ये काम पता किसका होगा, ये होगा हमारे पास आरबीआई का। कौन कौन से सेक्टर में पैसा जाएगा, कौन कौन से सेक्टर में, यही बात उसकी दूसरी तीसरी न्यूज में लिखी हुई है। समझ में आई बात है, इतना तो मैगजीन में भी नहीं है जितना मैंने तुमको समझाया। आ जाओ, हकीकत यह कि मैगजीन में तो कुछ नहीं आता। हाँ देखो क्या लिखा हो, मौद्रिक नीति समिति, ये अब कुछ भी पढ़ोगे सारा समझ में आएगा हमारे पास, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ भी पढ़ोगे जाए। बहुत ही फोन करेंगे मैं तो हल कर देना। हेलो, दूर परेशान कर दो। ये जो मैगजीन के अंदर लिखा हुआ, जो भी कुछ भी लिखा हो, कुछ भी पढ़ोगे वही समझ में आएगा, ठीक। मौद्रिक नीति विस्तारवादी, एक ही हमारे पास, या संकुचनवादी मौद्रिक नीति, इसे भी समझ लो, यूपीएससी ने यहाँ तक सवाल पूछ रखा है, इसे भी समझ लो। मौद्रिक नीति दो प्रकार की हो, एक तो हमारे पास विस्तारवादी मौद्रिक नीति, संकुचनवादी, एक तो हमारे पास एक्सपेंसरी होगी, एक हमारे पास ये कंट्रैक्शनरी जिसे बोलते हैं, मतलब संकुचित करना, चीजों को कम कर देना। इसमें क्या हो, जो केंद्रीय बैंक हो, केंद्रीय बैंक कौन हमारे पास, हमारे पास आरबीआई, वो ब्याज दरों को क्या करता है, कम कर देता है। अगर ब्याज दरों को कम कर दिया तो पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा जाएगा, तो मौद्रिक नीति का विस्तार हो जाएगा, लोग डिमांड 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 क्रिएट करेंगे, पता लग चुका, उसे बोलेंगे विस्तारवादी मौद्रिक नीति, विस्तारवादी, एक्सपेंसरी, सही बात है। उसके बाद इसमें क्या होगा, ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाएगा। अगर ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाएगा, वे ब्याज दरें कुछ भी हो सके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अगर ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाएगा, अगर आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा देगा, जनता के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, सही बात है, जाएगा तो कम मात्रा में जाएगा, निवेशक भारत की तरफ आकर्षित नहीं होगा। इस संकुचनवादी मौद्रिक नीति कहते हैं। कौन सी मौद्रिक नीति, निवेशक भारत की तरफ आकर्षित नहीं होगा, मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप मेरे साथ हो जाएगा। अब बताओ, मैं एक लिंक, कितना अच्छा लिंक करता हूँ, मेरी फ्रेंड भारत के अंदर आ गई और मेरे साथ उसकी दोस्ती नहीं टूटने की, इसके लिए जरूरी विस्तारवादी मौद्रिक नीति होगी, संकुचनवादी मौद्रिक नीति, विस्तारवादी। क्यों, क्योंकि जो केंद्रीय बैंक है ना, ब्याज दरों कम कर देगा। तो मेरे दोस्त फोन कर गया मुझे, हेलो सोनू जी सुनते हो क्या, मैंने कहा सुनाओ जरूर, कह रही आपके यहाँ ना ब्याज दरें कम होगी और मैं आ रही हूँ, मैंने कहा वेलकम, एयरपोर्ट पर वहीं मिला, तरलता बढ़ जाएगी, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, सब चीज वही लिखी हुई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, कुछ भी पढ़ लो वही समझ में आएगा। ये पूरा सब वही है, सारा का सारा सिस्टम। रुक जाओ, क्या हो गया, मौद्रिक नीति समिति क्या हो, ये सब लिखा हुआ, सब 6 सदस्य समिति हो, जो मैंने बताया तुमको सब वही है। रेपो रेट क्या हो, रिवर्स रेपो रेट, वही है, सब चीजें कुछ भी पढ़ लो वही समझ में आएगा। पीएसएल हो रहा देखो, अब कुछ भी पढ़ो वही समझ में आएगा, कुछ भी। ये हमारे पास हाल ही में आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में दिशा निर्देश में संशोधन किया है। क्या संशोधन करा है, ये करा लघु ऋण यानी कम अवधि वाले ऋणों को, लोग पता ये बैंक पता क्या कर रहे थे, बदतमीज जो लोन देने जा रहे थे ना पीएसएल के तहत, बड़े बड़े लोगों को लोन दे रहे थे वहां भी, तो आरबीआई ने उसमें बदलाव कर दिया,
आरबीआई ने कहा उन जिलों में लोन जाना चाहिए जिन्हों प्रति व्यक्ति आए 9,000 रुपए से कम है। सही बात है, 6,000 रुपए 9,000 रुपए से कम है, उन जिलों को लोन जाना चाहिए। उन डिस्ट्रिक्ट को जो पहले से डेवलप हो चुके हैं ना, पहले से विकसित हो चुके हैं, वहां नहीं लोन देना। उन्होंने लोन में कहाँ देना, अलग अलग बैंक को अलग अलग दिशा निर्देश तय करे। ये समझ लो, देखो ये देखो, ये करा हमारे पास 2025 में इंसेंटिव फ्रेमवर्क जारी कर दिया है पूरा का पूरा। ये क्या है समझ लो पूरा का पूरा, ये कहाँ गया जहां तो सवाल पूछेगा। एक नया सर्टिफिकेट आया हमारे पास, पीएसएल सर्टिफिकेट। ये क्या बताओ सबसे पहले, पीएसएल सर्टिफिकेट में पता क्या हो, ध्यान तो सुन लो। लोन, बैंक लोन देने जा रहा है, बैंक के पास 70 रुपए बच रहे हुए, और वो 70 रुपए कौन से सेक्टर में लोन देने जाएगा, उन सेक्टर का नाम बता रहा हूँ मुझे, कौन कौन से सेक्टर में लोन दे जा सकता। ये रखे हुए नीचे कौन कौन से पीएसएल के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी है, इनका नाम पूछा जाएगा। पहले नंबर पर प्राथमिकता देनी कृषि, पता क्या क्या वो आरबीआई ने पता क्या कहा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को, सुन तू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, जी हाँ हूँ। सबसे पहली बार किसान तेरे पास लोन देने आएगा, पहले किसान को लोन देना एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरे नंबर पर एमएसएमई लोन लेने आएगा ना, सोनू मेरे पास भी एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, मैंने बनवा रखा। बस दूसरे नंबर पर सोनू जी को लोन देना तुम। सही बात है, सोनू जी की तो दोस्त यहाँ का काम कर रही है और निर्यात को प्रोत्साहन कर रही है, अचार बना रही है, उनकी दादी का अचार प्रमोट कर रही है, अचार को बाहर बेच करने जाकर। सही बात है, उसके पास पैसे नहीं है, फिर लोन देना तुम्हें। सही बात है। और दूसरा क्या है हमारे पास, ये एजुकेशन। सोनू जी की दूसरी दोस्त है ना, जो वहां से आई हांगकांग से, उसको फिर से लोन देना तुझे, और शिक्षा को प्रमोट करना चाह रही है। सही बात है। दूसरे नंबर की सावित्रीबाई फुले, आवास हैबिटेट। समझ बात है, घर नहीं है उनके पास, घर बनाने जाने लोग, फिर दूसरे तीसरे लोन देना। सामाजिक अवसंरचना सुविधा पर लोन देना। सोलर पैनल तो लगा रहे, जो सोनू जी है ना, सोनू जी की दोस्त है, अपने यहाँ से सोलर पैनल लगा रहे, नहीं है उनके पास पैसा, जा दे दो सब्सिडी, जा पैसे देने जाकर। और भी अन्य क्षेत्र में ये सब तय कर दिए। इन श्रेणियों को, कमजोर वर्ग को, SC ST को पहले वो लोन देना। अगर SC ST है ना तो फिर लोन पहले मिलेगा, ओबीसी वाले को बाद में मिलेगा, इन प्राथमिकता मिलेगी। दिव्यांगजनों ये चीज ध्यान रखना। देखो ये क्या कर दिया उन्होंने, क्या है पता क्या कहा, घरेलू वाणिज्यिक बैंक। अभी घरेलू वाणिज्यिक बैंक कौन से बैंक के लिए क्या क्या चीज तय कर रखी है। 70 रुपए है ना, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को दिशा निर्देश दिया आरबीआई ने कि लोन कितना % कौन बांटेगा और किस क्षेत्र में बांटेगा, तय कर दिया, फिक्स कर दिया। घरेलू वाणिज्यिक बैंक, हमारे यहाँ के जो घरेलू वाणिज्यिक बैंक, 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंक। कुछ ऐसे बैंक भी है जो विदेशी बैंक, लेकिन उनकी भारत के अंदर 20 से ज्यादा शाखा, भारत के अंदर 20 से ज्यादा शाखा, वे कितने % लोन बांट सकते, 40% के आसपास। कितने, प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर, समग्र प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर, कृषि सेक्टर के अंदर। यहाँ कितना बताया, 40% का भी अंदर डिवीजन कर रखा है। 18% तो देगा कृषि में, 7% देगा उसमें, 12% देगा इसके अंदर जाएगा कमजोर वर्गों को। ये 40% को लोन बांटेगा। 20 से कम शाखा वाले विदेशी बैंकों के लिए, घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान जो इसमें वो इसमें, ये सब सेम है। समझ की बात है। ये जो विदेशी बैंकों को कर्ज में लोन क्यों देगा, हमारे यहाँ सिर में दर्द है उसके। हमारे विदेशी बैंक को एमएसएमई को लोन नहीं देने का, जो इसमें ना वही इसमें कर दिया बस पूरा का पूरा। उसके बाद हमारे पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 75% याद रखना पूरा का पूरा। कितना % पैसा बांटेगा, अपना 75% प्राथमिक क्षेत्र बांटेगा पूरा का पूरा। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान जो यहाँ दे रहा है, देखो कितना 18%, यही बिल्कुल 18% देगा बिल्कुल। घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान यही हमारे पास 15% के आसपास देख लो, 15% जो भी अधिक हो पूरा का पूरा। कमजोर वर्ग को 15% देना पड़ेगा। ये क्या रखा टोटल, इसे देख लो, इस वाली स्लैब को देख लो पूरी पूरी, बस इसे देख लो। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक होगा, यूपी ग्रामीण बैंक होगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये लोन बांटेंगे अपना 75%। जितना उनको बच रहा है ना, 75% एग्रीकल्चर क्षेत्र में देंगे, प्राथमिक क्षेत्र में देंगे। जो SBI होगा, PNB होगा, ये अपना 40% जो लोन होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में लोन देंगे। प्राथमिक क्षेत्र तो देश की रीढ़ की हड्डी हो। हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो, एक प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किसान आओ, किसान को लोन नहीं मिलने का, घंटा खाओगा कुछ नहीं मिलने का तुम खाने पीने। सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हमारे पास, विभिन्न निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में सब लोन दे रहे, सही बात क्या, सेकेंडरी सेक्टर में सब लोन दे रहे, प्राइमरी क्षेत्र को लोन दो तुम जाकर। ये क्या हमारा आरबीआई चिल्ला का वो 75%, 40% याद रखना। अंदर सब डिवीजन देखना उनका कि 40% पैसा किसे किसे जाएगा। पहले नंबर पर कृषि, ठीक है, पहले नंबर पर कृषि को रखा गया, दूसरे नंबर पर एमएसएमई को, तीसरे नंबर पर कमजोर वर्गों को। पहले नंबर पर कौन, कृषि। मेन मकसद क्या है, किसान को पैसे लोन देना चाहिए, यही चाह रहा। इसलिए किसान क्रेडिट, ये भी तो बहुत बदतमीज है भारत के लोग। पूछो कैसे, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर पैसे लेने जाओ, आराम तो लोन दे दिया, 2% लोन मिल गया, आराम तो मिल जाए बड़े प्यार के साथ लोन। पता क्या कर रहे हैं, पैसा कर्जे में लगाते, 2 लाख रुपए ले गए वहां तक,
2 लाख रुपए अपने घर में लाकर यहाँ भी आज बैठ के लोगों, गरीब लोगों, यही चल रहा है सब हमारे गाँव में भी, ठीक है। वहाँ कागज में कुछ हो रहे, यहाँ कुछ हो रहे साहब। हमारे गांव पता नहीं कितने का कैसे कृषि कार्ड पर वहां तो 5%, 2% तो उन्होंने कहा, 5 लाख रुपए उठा के ले गया। अगर तुम लोग 5 लाख रुपए किस तरह 10 लाख रुपए बना रहा, 5 लाख लेकर आया वहां से, ठीक है, हकीकत ये हो 5 लाख रुपए लेकर आया बैंक से, उसे पता 2% का ब्याज देना, और तो और ये 5 लाख रुपए माफ भी हो जा, सरकार ने स्कीम निकालती रहा, वो देनी ही नहीं दोबारा, और तो 2% पर चलो वापस भी करने जा, कोई बात नहीं। और इसमें वगैरह का क्रेडिट कार्ड में बैंक का कोई अधिकारी घर नहीं आ सकता। सुन तो लो, ये 5 लाख रुपए पता क्या करेगा, 5 लाख रुपए सुन लो, ये भूप सिंह 5 लाख रुपए ले आया, कितने 5 लाख रुपए ले आया, मेरे गांव का भूप सिंह, ठीक है, 5 लाख रुपए ले आया। पहली तरफ सुन लो, हमारे जैसे गरीब आदमी आए, इसी राम जी हो गए, मेरे पापा हो गए, ठीक, 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए से दे दिए ना, पता कितने दिए, 15% पर, अपने आप लाया 2% पर, यहाँ दिए 15% पर, 15 माइनस 2 12% उसकी जेब में जा रहा है बिना बात के। भूप सिंह तो महज एक उदाहरण है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने उद्योगपति कितने कृषि कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कृषि कार्ड बनाए थे घर के पिक्चर है इनके घर के, पता लग चुका है, कोई प्रॉब्लम, ठीक, इसके बाद ही कहानी कर लूँ, ठीक, बस कर लूँ, खत्म हो जाएगा बैंकिंग।